मैं बोल रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया था, और एस्ट्रोलॉजिकली उनके बर्थ चार्ट जो मेरे पास ओरिजिनल है, उससे कोई भी मेरे पास से ले ले और प्रूफ करके दिखा दे, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। उनका प्लांट मर्डर है। सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में सुसाइड को लेके किसी भी तरीके का कोई भी जो एक होते हैं ना कॉम्बिनेशन, 1% भी नहीं थे। कहीं ना कहीं ये कार्मिक डेट उनके साथ था, तो इस जीवन में आके रिया चक्रवर्ती मतलब उस तरह का कैरेक्टर उनके जीवन में आना ही था। रही रिया चक्रवर्ती की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ उनको वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने ही आई थी। मेरा मैसेज अगर उन व्यक्ति तक भी पहुंच जाए जिनके साथ वो है, नाम नहीं ले तो सकता, बहुत बड़े बिलियनर हैं, बच जाए, उनके फैमिली तक पहुंच जाए तो भी बहुत अच्छी बात है कि इनसे इनको प्रोटेक्ट करें। मुझे लगता है कि जो 2 मर्डर हुए हैं यहाँ पर, हाँ, एक 8 जून को, वो भी मर्डर है, दिशा सालियान, वो भी डेफिनेटली एक मर्डर है। 8 जून के आसपास शायद उनकी एक प्री प्लान्ड मर्डर उनका भी कर दिया जाता है, जिसको सुसाइड कन्वर्ट किया जाता है। शायद उनके पास कुछ ऐसे इनपुट थे बड़े ड्रग कार्टल्स को लेके, जिसमें महाराष्ट्र के, बॉम्बे के बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स थे। दिशा सालियान का भी जो डेटा बिल्कुल भी कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अच्छा। ये भी प्लान मर्डर है। सुशांत सिंह राजपूत का भी प्लान मर्डर है। मतलब दिशा और सुशांत की आत्मा जस्टिस लेगी, बिल्कुल लेगी। आपको लगता है कि कहीं न कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है या ये सब का प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ चुका है, और प्रभाव पड़ने की वजह से देखिए लगातार ऐसे लोग डाउनफॉल की तरफ है, और ये डाउनफॉल बढ़ता जाएगा। यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि इस पूरे मामले में इनको जस्टिस मिलेगा, चाहे दिशा सालियान हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत। तो ये योगी आदित्यनाथ है, ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे, कि उनको डेस्टिनी ने बड़े काम के लिए चुना है, हिंदुत्व के लिए चुना है, सनातन के लिए चुना है। कहीं ना कहीं वो मोदी जी को रिप्लेस करेंगे मिड मोदी जी के 27 मई में। योगी जी की दिल्ली आने का जो आगमन है वो जल्दी हो सकता है। उनको कुछ रक्षा मंत्री या कैबिनेट में सीनियर पोजीशन बहुत जल्द मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे, और 2027 का जो चुनाव है जो उत्तर प्रदेश का, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। योगी जी भारत, आजाद भारत में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बनेंगे नेहरू के बाद। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे और राष्ट्रपति भी होंगे। मुझे लग रहा है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, और अगले 2044 तक बीजेपी की सरकार रहेगी, और जिसको लीड करेंगे योगी आदित्यनाथ। अमित शाह नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? कभी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, कभी नहीं बनेंगे, क्योंकि आगे का जो 20 साल है वो योगी जी ने कवर कर लिया। उसके बाद अगर हेल्थ अलाउ करे तो बंद कर। संजय जोशी जी के जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशन है, बहुत सिंपल, सरल, सज्जन व्यक्ति है। हाँ, अगर कोई उनके साथ सज्जनता के पास जाएगा, सज्जनता के साथ जाएगा, तो उनके अंदर माफ करने की एक अच्छी मुझे प्रवृत्ति दिखती है। मोदी जी की कुंडली स्ट्रॉन्ग है, लग्न में वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है, लग्न में नीच भंग राजयोग बन रहा है। सरलता के साथ और बहुत आसानी के साथ वो घुटने नहीं टेकते हैं, इसीलिए देश हित में ट्रम्प जैसे व्यक्ति को ही बैकफायर या पीछे आना पड़ा। तो मतलब आसिम मुनीर भारत के लिए परेशानी है। परेशानी ये आने के बाद भारत में फिर से आतंकवाद या जो युद्ध जैसी स्थितियां फिर से क्रिएट करेगा। भारत की जो कुंडली है वृषभ लग्न की कुंडली है, अष्टक वर्ग में वहाँ बहुत अच्छे 47 पॉइंट्स है, मजबूत लोकतंत्र को दिखाता है। कभी भी यहाँ पर तख्ता पलट या अराजकता जैसी स्थिति, भारत का अधिकार जमेगा, कश्मीर सेफ होगा। पाकिस्तान का तो भविष्य अच्छा नहीं। नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बिहार में ममता बनर्जी, बंगाल में मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनेगी। बीजेपी हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं। तो बड़े राजनीति के सितारे एक्टिव पॉलिटिक्स से जा रहे हैं और अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। प्रशांत किशोर ना ही किंग बनेंगे और ना ही किंग मेकर की पोजीशन में। तेजस्वी कुंडली इम्पैक्टफुल है और अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है। कोई ना कोई वो लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले या बाद में। कोई ना कोई उनको लीगल कॉम्प्लिकेशन मतलब जेल चले जाएंगे। जेल यात्रा, जेल यात्रा ऐसे भी कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में है। कुंडली में है, जेल यात्रा है, जेल यात्रा है। अमित शाह को स्वास्थ्य संबंधी काफी दिक्कतें आने वाले समय में इंडिकेटेड है। अच्छा, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, जहां पर भी रहे। नमस्कार, आज इंडिया डिबेट नहीं, आज हम चर्चा करेंगे और बहुत जबरदस्त चर्चा है, खासतौर से एसएसआर वॉरियर के लिए, दिशा सुशांत के जितने हमारे दर्शक हैं उनके लिए, और जो न्याय की लड़ाई में अभी तक हमारे साथ हैं उनके लिए, सबके लिए आज का शो बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देश में प्रधानमंत्री के ऊपर भी कुछ सवाल करेंगे, राजनीतिक हलकों में क्या सब चल रहा है इसके ऊपर भी सवाल करेंगे, देश की आर्थिक स्थिति क्या रहने वाली है इस पर भी सवाल करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, और ये
ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर नहीं है कि बस आप एस्ट्रोलॉजी करने लगे। इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई की विधिवत गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। आज मैं क्यूवाइब नेटवर्क पे पहली बार देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर श्रीमान अंकित अग्निहोत्री को पेश कर रहा हूं और मैं स्वागत करता हूं क्यूवाइब के स्टूडियो में। अंकित जी आपका नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जो मुझे सुन रहे हैं और आप तो उसी को सुन रहे हैं। अंकित जी, मैं जब आपको सुना तो बहुत प्रभावित हुआ। अरे और बहुत बहुत पहली बार मुझे, वैसे मैं एस्ट्रोलॉजर को इस तरह से नहीं देखता हूं, जी। लेकिन अगर मैं पहली बार किसी के एस्ट्रोलॉजिकल गणना या उन एस्ट्रोलॉजी के बारे में जो कुछ भी बोल रहे थे, आपकी जो बात लगी वो अद्भुत थी और तब मुझसे रहा नहीं गया और मैंने आपसे संपर्क किया और आप हमारे स्टूडियो आए, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं शुरुआत करूंगा, एक तो अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए दर्शकों को, ताकि दर्शकों को ये भरोसा हो जाए जी। कि जो आप कहेंगे वो एक अथॉरिटी है। देखिए, मैं एस्ट्रोलॉजी को लेके बहुत प्रैक्टिकल हूँ। एस्ट्रोलॉजी जैसे देश काल पात्र के हिसाब से बदलती रहती है। मुझे देखकर अगर ना बताया जाए तो कोई भी नहीं बोल सकता कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजर होने के लिए जो बाहरी प्रभाव चाहिए वो मेरे अंदर नहीं है। ना ही मैंने टीका लगा रखा है, ना ही मैंने मालाएं पहन रखी है, ना ही कोई अंगूठी पहना, ना ही कोई अंगूठी पहन रखी है, ना ही कोई माला आपने पहना। मैंने बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल वे में एस्ट्रोलॉजी पढ़ी है। हाँ। के एन राव सर के इंस्टीट्यूट से, भारतीय विद्या भवन से, उनसे प्रभावित हूँ। उन्हीं की गाइडलाइंस पे काम करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी कंटिन्यू चेंज होती रहती है, नए रिसर्च होते रहते हैं, नए डेवलपमेंट होते रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा कोई डराने वाली या कोई बहुत ज्यादा किसी को भयभीत करने वाली जो ऐसी कोई कला नहीं है, ना ही ये कोई बहुत ज्यादा चमत्कार करने वाली कला है कि आप मुझसे अपेक्षा करें मिलने के बाद कि आप 30 दिन में करोड़पति बन जाएंगे। तो ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी में होता नहीं है। तो देखिए, मेरा जो मानना है कि आपका जो ज्ञान है और आपकी जो नॉलेज है वही आपको प्रेजेंट करती है कि आप सामने वाले के सामने। तो मैं सामान्य तरीके से अपना जो ज्ञान है आपके सामने रखूंगा। एस्ट्रोलॉजी मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन तो मैं बहुत सारे कर रहा हूँ जहाँ पर मुझे बहुत अच्छी इनकम है, बट ये मेरे लिए एक पैशन है जिसमें पिछले 15-20 वर्षों से जुड़ा हूँ। आज भी ईमानदारी से 4 से 5 घंटे एक विद्यार्थी की तरह एस्ट्रोलॉजी पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी नॉलेज और ज्ञान है कि एक लाइफ में तो कवर हो ही नहीं सकती। तो मैं ये बोलूँ कि आज आपके सामने प्रकांड विद्वान अंकित अग्निहोत्री बैठे हैं, गलत है। ज्योतिषाचार्य अंकित अग्निहोत्री बैठे हैं, ये भी गलत है। आज आपके सामने एस्ट्रोलॉजी का एक मामूली सा विद्यार्थी बैठा हुआ है जो 15-20 वर्षों से अपना अध्ययन कर रहा है, स्टडी कर रहा है, और जब तक जीवन है तब तक स्टडी करते रहेंगे। तो 20-25-30% एस्ट्रोलॉजी हम सीख ही जाएंगे। तो एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है जी, इस पे थोड़ी दृष्टि बता दें ताकि हमारे दर्शक को ये लगे कि आप जो कुछ भी व्याख्या करेंगे जी, उसमें वैज्ञानिकता का पुट है। देखिए, मैं बहुत सिंपल वे में कहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले आप विज्ञान से भी पहले अगर आप जाए तो आप भगवत गीता पर जाए। राइट। क्योंकि आप अब विज्ञान की बात कर रहे हैं तो विज्ञान तो बहुत बाद में आया है। 16वीं हाँ। 17वीं शताब्दी में आपने हाँ, सब ये लॉ मॉडर्न आए, साइंस की बात न्यूटन लॉ, फिजिक्स हाँ, के लॉ, इन हाँ, सब की लॉजिक ये, या आपका जो गॉड पार्टिकल्स, ये हाँ, वाली यस। सारी चीजें। लेकिन आप अगर गीता में जाते हैं, मैं एनर्जी की एक आपको बता देता हूँ कि कैसे लिंक है। भगवत गीता में हमेशा कहते हैं नैनन छिदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावका न चैनम क्लेदन्ति आत्तो न शोषयति मारुता। यानी कि जो आत्मा है अमर है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं। इसको मॉडर्न साइंस से फिक्स कर देते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या बोलता है, एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये स्टैटिक से काइनेटिक, काइनेटिक से स्टैटिक अपने ट्रांसफॉर्म ले रही है। तो इसी तरीके से आप जब एक ही हैं तो आप हर लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छे या बुरे काम कर रहे होंगे, और ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सेम बर्थ मून के सारे रिजल्ट मिल जाए। वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। कैरी फॉरवर्ड होने के बाद एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करती है कि कई बार कुछ चीजें आप डिसाइड नहीं कर सकते। जैसे आपके फादर कौन होंगे, आप इसी जीवन में बहुत मेहनत करने लगो कि अगले जन्म में मेरे फादर मुकेश अंबानी होने चाहिए, आप नहीं कर सकते। आप चाहे जितना पुरुषार्थ का गाना गा लो। आपके भाई बहन कौन होंगे, आप सोचो अगले जन्म में अमिताभ बच्चन मेरे बड़े भाई बन जाए तो मैं इसी टाइम इसे पूरे जीवन ऐसा पुरुषार्थ करूंगा, ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं हो सकता। तो आप जब कैरी फॉरवर्ड करते हैं किसी न्यू बर्थ में, तो आप अपने साथ कुछ अपने जो पुण्य कर्म है, संचित कर्म है, उनको लेके आगे आते हैं। राइट। वहीं से आपका प्रारब्ध होता है। अब देखिए, आप एक 7 साल के बच्चे को या जन्म लेते ही बच्चे को कई बार हार्ट डिसीज हो जाती है, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है,
और बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज होते हैं। एक बच्चा नॉर्मल क्रिएट पे पैदा होता है, तो ये सब आपके कार्मिक बंधन आपको आगे ले जाते हैं। प्लानिटरी पोजीशंस हम पर इमीडिएट इंपैक्ट करती है। दो प्लैनेट आपको दिखते हैं, सन एंड मून। आप देख लीजिए ट्रांजिट में कैसे काम करते हैं। वो सपोज सन है, नवंबर दिसंबर का महीना मैं कहता हूँ, आप उसको देख सकते हैं। नवंबर दिसंबर के महीने में जिस दिन सर्दियों में विंटर में सूरज ना निकले, आपको अपनी एनर्जी वीक फील होगी। बिल्कुल। इवन आपको लगेगा कि जिस दिन दिसंबर के महीने में सूरज नहीं निकला है, अच्छा रोशनी नहीं है, तो आपको लगेगा कि आज के काम टाल दो, फोन कर दो, या 3-4 बजे से आपको लगेगा घर चलो अंधेरा तो हो रहा है, वाइंड अप करो, एनर्जी लो। और आप देखो 9 बजे से खिली हुई धूप निकल गई। हाँ, फिर आप देखिए, आपको जो काम आपको नहीं करना है आप वो भी करोगे, आज निपटा ले, आप एनर्जेटिक फील करोगे। राइट। मून, सन को मैंने कहा, सन आपके कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपकी आत्मा का कारक है, एस्ट्रोलॉजी में बोला गया है। मून जो कि आपके मन की स्थिरता को दिखाता है। जब ये ज्वार भाटा या पूर्णमासी अमावस्या को आते हैं, तो देखिए आप नॉर्मल गिलास भी अगर घर पे रख देंगे तो उसमें आपको वाइब्रेशन फील होगा, क्योंकि वो पूरे समुद्र का पानी ऊपर नीचे कर रहा है, और आपका जो बॉडी है 70% पानी से है, इसमें वाइब्रेशन होगा। तो देखिए आप उस दिन ज्यादा फ्रिक्वेंट आपको विचार आते हैं, बहुत ज्यादा आपके मन में चीजें आएंगी, और हो सकता है कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं पूर्णमासी अमावस्या वाले दिन। ये होता है। इसी तरीके से जैसे कि जुपिटर के बारे में कहा गया, जो हमें दिखता नहीं है, कहा गया जुपिटर बहुत शुभ ग्रह है, जहां देखता है वहां अच्छा ही करता है। तो नासा वालों ने इसको पकड़ लिया और उन्हें इसको एकदम क्लियर कर दिया कि जैसे भी कुछ टाइम पहले कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोनॉट आ रहा था, लेकिन जुपिटर क्या करता है कि अर्थ का प्रोटेक्शन करता है। खराब जो उल्का पिंड है या जो पृथ्वी की तरफ आ रहे हैं, तो उनसे प्रोटेक्ट करता है। तो एक तरफ से अगर आप देखें तो उसकी जो दृष्टि है वो शुभ है। तो ये साइंटिफिक हो गया ना कि आप पर जो इतना संकट आ रहा है, बृहस्पति की दृष्टि आ गई, शुभ हो गए। बिल्कुल ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी काम करती है। अच्छा, बिल्कुल साइंटिफिक वे में। तो अभी आपने चूंकि एस्ट्रोलॉजी और साइंस के बारे में इतना बढ़िया आपने गीता का उदाहरण दिया, तो मैं अभी पढ़ रहा था विवेकानंद की जो भूमिका है, क्या योगदान है विज्ञान में। तो विवेकानंद पहली बार जब अमेरिका में ये जो टेस्ला से मिले, इतने बड़े साइंटिस्ट न्यूटन के बाद, तो टेस्ला को उन्होंने यही एनर्जी और मैटर के ऊपर वो बात कर रहे थे, जिसमें वो ब्रह्म के बारे में विवेकानंद ने कहा कि अद्वैत, और वो जो हम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि के बारे में विवेकानंद ने बताया कि जो मैं हूं वही तुम हो, और वो जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है उसको वो टेस्ला के साथ डिस्कस कर रहे थे। और फिर उन्होंने गीता का भी उदाहरण दिया, वेदांत का भी उदाहरण दिया, और फिर वहां से वो बहुत आकर्षित हुए विवेकानंद की तरफ टेस्ला। और टेस्ला ये जानने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म जो है वो इस सृष्टि के निर्माण के बियॉन्ड है, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मेशन हो सकता है क्या? बिल्कुल। तो उस पर वो काम करे, जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि आपको गीता में जाना पड़ेगा। गीता में जाइए आप, और आप साइंस में पुराने हमारे ग्रंथों में जाइए। महर्षि कणाद, एटम तो ये जे डॉल्टन, रदरफोर्ड तो बाद में बता रहे हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, राइट। और उसके बाद पियोन्स एंड मेजॉन्स। हमारे यहाँ कहा गया कण कण में भगवान। कण मैं साइंटिफिक बताता हूँ, तो आजकल के जो यूथ है समझ सकते हैं। जैसे महर्षि कणाद ने हमें एटम के बारे में सबसे पहले बताया। जे डॉल्टन, रदरफोर्ड बाद में आते हैं, नील्स बोर सब बाद में बताते हैं। और हमारे जो धार्मिक ग्रंथ उनमें कहा गया कण कण में भगवान। कारण मैं कहता हूँ ये पेन आप देखिए, इसमें भगवान है। क्यों भगवान है? अब आप इसको अगर हम आज के लिंक में देखें तो हर चीज एटम से मिलकर बनी है। अगर एटम आपस में अट्रैक्ट ना हो, एक पूरा बॉन्ड ना बनाए, तो कोई चीज आपकी फॉर्म नहीं हो पाएगी। और लाइट की स्पीड की वजह से उसमें गैप हो जाए तो वो हो जाएगी गायब। मिस्टर इंडिया। अब यहाँ पर सारे एटम्स जुड़े हुए हैं। अब एक एटम के अंदर यानी परमाणु के अंदर बोला गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों होते हैं। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आपके न्यूक्लियस में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लगातार मूवमेंट कर रहा होता है, वो खींचते रहता है। नहीं, वो मूवमेंट कर रहा है, वो दोनों एक दूसरे को खींचता है, प्लस माइनस। अब जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, मूवमेंट हो रहा है, तो लिविंग थिंग हुई ही नहीं, कोई ना कोई एनर्जी इसको चला रही है। अब बताइए इसको एनर्जी कहाँ से मिली? कौन सी ऐसी यूनिवर्स की ताकत है जो इसको एनर्जी दे रही है कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है? कोई आप इसको चार्ज नहीं कर रहे, कोई आप इसमें बैटरी नहीं लगा रहे। तो इसी तरीके से हमारा जो फिलोसफी थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बाद में देखिए बहुत सारे विदेशी आक्रांता आए, उन्होंने हमारी संस्कृति सनातन को खराब किया। इसीलिए आप देखिए, आप अपनी कार को बहुत अच्छे से यूज कीजिए, बड़ी उसकी साफ सफाई करके, वो आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको लगता है कि वो आपको नॉन लिविंग फील करती है, वो लेकिन वो आपको फील कर रही है, आपकी एनर्जी फील कर रही है। और जब आप उनको बहुत केयर से रखते हैं, बहुत लंबे समय तक चलती है, आपको प्रोटेक्ट करती है। साइंस की केवल एक चीज है, नॉन लिविंग लिविंग थिंग में जो डिफरेंशिएट करता है कि जो
प्रोटेक्ट कर सकता है, जो आगे संतान पैदा कर सकता है, वही लिविंग थिंग है। तो यहाँ पर अगर इस कॉन्सेप्ट को हटा दें तो हम तो भगवान कृष्ण को मानते हैं, कण कण में भगवान है, तो जो चीज है उसका आप सम्मान कीजिए, आप देखिए वो आपके लिए अच्छी होगी। अंकित जी, अब मैं सीधे आता हूं जी, उन विषयों पे जिनको हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, बिल्कुल। और उनके मन में ये जिज्ञासा बनी हुई है कि इसका कोई समाधान होगा कि अभी हम लोग विज्ञान की बात कर रहे थे, तो हम शुरुआत करते हैं एसएसआर से, सुशांत सिंह राजपूत से। जी, सुशांत सिंह राजपूत एक इंजीनियर थे और रैंकर थे वो दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज में जब वो थे तो 7th रैंक था ऑल इंडिया में उनका। और वो यहाँ से फिर वो इंजीनियरिंग करने के बाद वो मुंबई जाते हैं, मुंबई में वो फिल्म स्टार बनते हैं, बहुत कम समय में बड़ी सफलता होती है। और वो उनका एस्ट्रोलॉजी में बड़ी दिलचस्पी। एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी उन्होंने बड़ा सा एस्ट्रोनॉमी वो में, भी रख रखा था, देखते थे सारे स्टार अपने हाँ, बारे में। स्टार एस्ट्रोनॉमी में, राइट, एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोनॉमी में उनकी बड़ी दिलचस्पी थी। तो जिनकी दिलचस्पी एस्ट्रोनॉमी में होगी, क्या वो एस्ट्रोलॉजी की तरफ भी मूव करेगा? बिल्कुल सर, देखिए जब आप देख रहे हो वीनस को, तो फिर आप सोचोगे इस वीनस का हम पर क्या इम्पैक्ट होगा, ये जुपिटर का हम पर क्या इम्पैक्ट होगा। जितना हम सुशांत सिंह को जानते हैं वो सनातन और जो इस तरीके की चीजें थी, हाँ, जो रहस्यवाद, जो इस तरीके का जो दार्शनिक इम्पैक्ट है, हम्म, इस पर बड़ा काम करा करते। तो उनकी आप कभी स्पीच सुनिए, बातचीत सुनिए, हाँ, उसमें उनका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो आपको दिखेगा, जो मुझे लगता है कि आज तक हम्म, बॉलीवुड क्या जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें भी नहीं है। बॉलीवुड में तो खैर किसी का है ही नहीं इंटेलेक्चुअल लेवल, बट वो जो बातचीत करते थे, जैसे कि मैं एक आप रीली देख रहा था, एआई के बारे में आने वाले बतला, समय में बात कर रहे हैं, आज हाँ, से कितने नई बहुत टेक्नोलॉजी, आज से नई 5 साल पहले 5 वो साल बतला पहले रहे नई थे। टेक्नोलॉजी के बारे में आप देखिए, इस टाइम एआई का हम्म, जो प्रभाव है हर व्यक्ति के जीवन में पड़ता जा रहा है, और हम्म, आने वाले टाइम में तो ऐसा होगा कि एआई कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो हमारी जो आसपास का वातावरण है वहां पर अपनी जगह बना लेगी और कहीं ना कहीं मानव को परेशानी में ही लाएगी। तो अंकित जी, अभी हम लोग सुशांत की मृत्यु को लेकर के काफी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्यूबाई उसमें बहुत मैसिव लड़ाई लड़ रहा है अपने वकीलों के साथ मिलकर के। लेकिन जब इस लड़ाई को हम आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की स्थिति में आए, तो इस पे इस आग में किसी ने पानी डालने का काम किया, और वो काम है सीबीआई की तरफ से। सीबीआई ने एक क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया और उसमें कहा कि वो सुशांत ने सुसाइड किया था। आप एक इतने बड़े देश के एस्ट्रोलॉजर हैं, मेरी बड़ी इच्छा थी, मेरी बड़ी तमन्ना थी कि आपसे मैं ये जानूं, क्योंकि मैं आपको एक वैज्ञानिक एस्ट्रोलॉजर के रूप में देख रहा हूं। आप जो कुछ भी गणना कर रहे हैं उसमें बहुत वजन होता है, बहुत बड़ी बात होती है। तो आप क्या कहते हैं, आज पूरा देश आपको देखेगा, कम से कम एसएसआर वॉरियर तो निश्चित रूप से ये जानना चाहेगा, आप क्या सोचते हैं, वो सुसाइड है या मर्डर है? सबसे पहले तो मेरी पूरी सहानुभूति है सुशांत सिंह के परिवार और उनके वॉरियर्स के साथ, जो इस धर्म की लड़ाई में, न्याय की लड़ाई में उन्होंने अपना हौसला नहीं खोया है और अभी तक उसको लड़ रहे हैं। अब बड़ा प्रश्न होता है, बड़ा सस्पेंस रहता है कि 13 जून की जो घटना हुई सुशांत सिंह की, वो मर्डर था कि वो मर्डर है कि कोई प्री प्लान्ड मर्डर है। मर्डर भी दो तरीके के होते हैं भाई, मेरी आपकी लड़ाई हो गई या किसी दो व्यक्ति की लड़ाई हो गई, कोई अनप्लान्ड मर्डर कर दिया किसी वजह से। एक होता है प्री प्लान्ड मर्डर, किसी टारगेट के तहत। सुशांत सिंह की जो हॉरोस्कोप है उसका हमने बहुत अच्छे से रीडिंग कर रखी है, और इस घटना के बाद तो हमने और उसको डिटेल्ड में जाके देखा, और हमारे जो आगे मैं वो भी क्लियर करूंगा। यूएस में कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपके सोल कनेक्शन करते हैं, एनर्जी कनेक्शन करते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम एस्ट्रोलॉजी पे ही आ जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में मैं एक चीज एकदम क्लियर कर दूं, सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली में सुसाइड को लेके किसी भी तरीके का कोई भी जो एक होते हैं ना कॉम्बिनेशंस, 1% भी नहीं थे। कहीं ना कहीं उनकी कुंडली जो एक्टिवेटेड हो रही थी या हुई थी, वो एक क्लियर प्लांट मर्डर की ओर इंडिकेट करती है। तो यहाँ पर मैं एस्ट्रोलॉजिकली एकदम आपको क्लियर कर दूं, और जिसको चैलेंज करना है मेरे पास आए, मैं उसको प्रूव करके दिखाता हूँ एस्ट्रोलॉजिकली कि उनका जो हुआ है हत्या या मर्डर हुआ है, वो व्यक्ति जिसका असेंडेंट मजबूत इतना है, वो सुसाइड जैसा कायरतापूर्ण कदम कर ही नहीं सकता। लग्न की पोजीशन अच्छी, लग्न की डिग्री बहुत अच्छी, और आगे भी इनके जो प्लानिटरी पोजीशन से बेनिफिक प्लानिट का इम्पैक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो मर्डर वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है, किसी षड्यंत्र के, किसी योजना या वो साजिश के शिकार के तहत उनका एक प्लान्ड मर्डर हुआ था, मैं तो ये कहूंगा।
बाद में हमारा मतलब उनकी कुंडली में सुसाइड का कोई लग्न नहीं है। 1% अगर कोई भी मुझे लाके दिखा दे, मैं आपके चैनल से चैलेंज करता हूँ, वर्ल्ड के जितने एस्ट्रोलॉजर है भाई, एस्ट्रोलॉजी है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप उस चैलेंज को लेकर आइए आपके प्लेटफॉर्म पे, शो कीजिए। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर को देखा मुंबई के, अब पता नहीं वो कहाँ से आते हैं, वो सलमान भाई और फलना भाई के शायद वो पाले हुए हैं कि क्या है, भगवान जाने। उन्होंने कहा कि सुशांत पिछले जन्म में गुरुदत्त थे। अब ये देखिए कहानी, और वो भी देखिए इतने 39 बरस में गुजर गए, ये भी गुजर गया, और अब सुशांत का रीबर्थ भी हो गया है, और वो ठीक 25 साल के बाद फिर वो इंडस्ट्री में आएगा, और फिर वो बड़ा एक्टर बन जाएगा, और फिर वो भी 25 साल के बाद रवाना हो जाएगा। अब बताइए ये सब ये कहाँ से ये लोग लाते हैं, बताइए। देखिए बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस होते हैं, और बॉलीवुड में ऐसी कहानियां चलती रहती हैं। तो शाहरुख खान की एक मूवी थी, वो मर जाते हैं, क्या नाम था, जिसमें पहली दीपिका पादुकोण के साथ कि सारी कायनात जिस चीज को पाना चाहते हो आपको मिलाने में लगा देती। देखिए ये मेरे हिसाब से बकवास है। हाँ। मैं एक चीज तो कंफर्म कर सकता हूँ, वो गुरु दत्त थे कि सुनील दत्त थे, ये कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं बता सकता, और बता रहा है तो बकवास है, वो सनसनी फैलाने के लिए, मजा फैलाने के लिए झूठ बोल रहा है, वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, बिल्कुल धोखा दे पूरे लोगों को गुमराह कर रहा है, बिल्कुल गुमराह कर रहा है। ऐसा कुछ भी कॉम्बिनेशन नहीं था कि वो कहीं से आ रहे ये पूर्व जन्म में ये बता नहीं, वो 3 जन्म की बात बता रहे हैं सर। वो आश्चर्य की बात है कि पहले में गुरुदत्त के पहले भी एक व्यक्ति हैं जो बंगाल से ही हैं, उनका वो बता रहे हैं कि वो भी फिल्मी दुनिया से उसका ताल्लुक था, वो प्रोड्यूसर हैं, फिल्म के बड़े प्रोड्यूसर हैं, और इसको बजाबता एक सिद्धार्थ कन्नन का शो आता है, उस पर वो आकर के बोल रहे हैं। बताइए आप किसकी बात कर रहे हैं, जो मौत की प्रेडिक्शन करता है कि एस्ट्रोलॉजर है? नहीं वो तो नाम मैं नहीं जानता हूँ। वो ये बोलता है सलमान खान की डेथ हो जाएगी, नहीं वो तो अलग है, वो भी कनन की उसमें गया, वो भी कनन की इसमें गया है, वो सम सिंह तो है, सुशील कुमार सिंह है, वो तो सुशील कुमार सिंह है। हाँ। वो भी कहते हैं कि वो 67 में खत्म हो जाएंगे, 60 में खत्म हो जाएंगे। वो बकवास है, मैं किसी को कंडेम नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये सब एस्ट्रोलॉजी में पहली बात तो किसी की डेथ की मतलब ये तो नहीं हो सकता है ना कि वो गुरुदत्त थे और गुरुदत्त के पहले थे और फिर वो पहले थे। बिल्कुल बकवास। और एस्ट्रोलॉजी में ऐसी किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। जो अच्छी एस्ट्रोलॉजी की, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें, ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी का नुकसान कर रहे हैं सर। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी का नहीं, ऐसे लोग मानवता का नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे इनके प्रभाव में अगर कोई व्यक्ति जाता है और बहुत परेशान है, मैं तो देखता हूँ इस धंधे में 99.9% लोगों को परेशान ही कर रहे हैं। इसकी वजह से कि जो अच्छे लोग हैं वो भी उस दायरे में आ जाते हैं। जिस प्रोफेशन में 90% लोग चोर हो जाए, वो प्रोफेशन ही पूरा आपका कल्प्रिट में हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रोफेशन में मैं बोल रहा हूँ 90% एस्ट्रोलॉजर चोर है। उनके पास कुछ ही ये चीज है कि आपको गुमराह करना, ये बताना, वो बताना, या कोई ऐसी सनसनीखेज न्यूज बता देना। प्रामाणिकता के साथ आप एस्ट्रोलॉजी की बात कीजिए कि आपको कहाँ से लग रहा है कि गुरु दत्त थे, सपने में आए थे आप? आप मुझे बताओ ना, प्रूफ करो। जैसे कि a+b² A² b² + 2ab होता है, तो फिक्स है, प्रूव्ड है। तो आप भी प्रूव करो कि आपने कैसे बताया। मैं बोल रहा हूँ सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड नहीं किया था, और एस्ट्रोलॉजिकली उनके बर्थ चार्ट जो मेरे पास ओरिजिनल है, उससे कोई भी मेरे पास से ले ले और प्रूफ करके दिखा दे, मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। उनका प्लांट मर्डर है। मैं अपने SSR वॉरियर से ये कहना चाहता हूं कि क्युवाई ऐसे किसी के साथ नहीं बैठता है जिसमें ज्ञान नहीं हो, जिसमें मर्यादा नहीं हो, जो वैज्ञानिक तथ्यों पर बात नहीं करते हों। आज हमारे साथ, इसीलिए मैंने अंकित अग्निहोत्री को बुलाया, क्योंकि मैंने इनको रिसर्च किया है, जाना है, ये एकदम अथॉरिटी हैं और कोई फालतू बात नहीं करते हैं। जो ये कहते हैं गणना के हिसाब से कह रहे हैं, और इनकी गणना कह रही है कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते। अब मेरा दूसरा सवाल है अंकित जी, एक कैरेक्टर है इस पूरे प्रकरण में, रिया चक्रवर्ती जी। रिया चक्रवर्ती से बचने के लिए सुशांत इधर उधर भागता है, कोशिश करता है, वो उसकी जिंदगी में आ जाती है, वो उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेती है, उसका फाइनेंशियल ऑपरेशन अपने पास रखती है। अभी सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दिया है, उस सीबीआई के रिपोर्ट में भी ये बात पता चल गई है कि उसका इन्फ्लुएंस था, और उस सुशांत ने इस बात का जिक्र अपने परिवार वालों से भी किया है। यकायक पहले वो उसने आकर के पहले कहा, उसने खुद कैमरे पे आके कहा कि ये जो डेथ है इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए, पहले कहा। फिर उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगा दी कि नहीं मुंबई पुलिस ही इसकी इंक्वायरी करे, और उसने कह दिया कि मैं उसकी फियांसी थी और मैं एक प्रकार से मैं उनकी पत्नी थी। आपको लगता है कि रिया चक्रवर्ती वाकई में उसकी गर्लफ्रेंड थी, या कोई प्लांट थी, जिसके बारे में बड़ी चर्चा आम है बॉलीवुड में कि ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी
ये जो मौत हुआ है उसको लग रहा था कि ये सुई हमारी तरफ जाएगी, तो उसने बड़ी आसानी से कह दिया कि ही वाज माय बॉयफ्रेंड। एक्चुअली सबसे पहले तो रिया चक्रवर्ती उनका एक कार्मिक डेट थी, सुशांत का कार्मिक ऋण, ऋणानुबंध है, अच्छा। जो एस्ट्रोलॉजी में टर्म यूज होता है कि वो कुछ ना कुछ उनको डिस्ट्रॉय करने आई थी, नुकसान पहुंचाने की टेंडेंसी के साथ आई थी। और उनके चार्ट्स में चीजें इंडिकेट होती हैं, अगर हम्म। वो बिलीव करते होते एस्ट्रोलॉजी को या उन्होंने कभी किसी से अपना चार्ट डिस्कस किया होता, तो उसमें जरूर ये था कि किसी महिला या आपको फीमेल के द्वारा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस बनेंगी, डीफेम की कंडीशन या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आपको बन सकती है, आपको बचना चाहिए। तो वो उनके चार्ट में इंडिकेटेड होता था। कई बार हमारे जीवन में जो लोग आते हैं उसको एक वर्ड यूज करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, ऋणानुबंधन, पूर्व अच्छा। जन्म का ऋण। अच्छा, कहीं ना कहीं ये कार्मिक डेट उनके साथ था, तो इस जीवन में आके रिया चक्रवर्ती मतलब ने उस उनको तरह का कैरेक्टर उनके जीवन में आना ही था। आना ही था। अच्छा। उसको समय रहते अगर वो चेत जाते, जान जाते, तो उसको अवॉइड कर सकते थे डेस्टिनी के थ्रू, ब्लेसिंग्स के थ्रू, प्रार्थनाओं के थ्रू ईश्वर के साथ, बट वो नहीं जान पाए, नहीं कर पाए, वो एक दुर्भाग्य का विषय रहा। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो गाइडेंस है देने में सबसे ज्यादा सक्षम होती है, कि आपको गाइड कर सकती है एज ए नेविगेटर, कि ये इवेंट आपकी लाइफ में है, आप इसको लेके हमेशा अलर्ट रहना। जैसे मैं बता दूं कि आपको अपने वर्क प्रोफेशन में डिफेमिंग मिल सकती है किसी महिला के थ्रू, तो आप अलर्ट रहेंगे, हमेशा बच के रहेंगे। तो ये उनके साथ था। रही रिया चक्रवर्ती की बात, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ उनको वो एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने ही आई थी पूरी तरीके से। अभी वो किसी और को लगी है डिस्ट्रॉय करने में, कुछ टाइम बाद तो देखेंगे, मैं किसी नाम और नहीं को लेता उनका, डिस्ट्रॉय मतलब उनकी हालत खराब होगी, उनकी भी। अगले एसएसआर बन जाएंगे वो, ठीक है, आने वाले टाइम में बहुत बड़े कोई फाइनेंशियल कंसल्टेंसी के हेड है वो। तो मुझे लगता है कि रिया चक्रवर्ती के जो चार्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय करने के लिए काफी कैपेबल है, और जिसके साथ वो जुड़ेंगी, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि विष कन्या है वो, तो जिनके विश्व साथ में कन्या जाएंगी या वो। उनका जो सेवेंथ हाउस, सेवेंथ लॉर्ड, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रिलेशनशिप के लिए बहुत नेगेटिव है, जिसके साथ जुड़ेंगी खासकर रिलेशनशिप में, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, खत्म कर देंगी पूरा जड़ से। तो अभी और किसी तरीके के उनकी लाइफ में मैरिड कंफर्ट नाम की जो चीज है वो नहीं है, और हाँ, वो ये वो लगातार करती रहेंगी, रिपीट करती रहेंगी, 5-6 उनके तो रिलेशंस आ गए हैं सामने। करती रहेंगी। तो मेरा अभी मैसेज अगर उन व्यक्ति तक भी पहुंच जाए जिनके साथ वो है, नाम नहीं तो ले बहुत सकता, बड़े बिलियनर हैं। बच जाए, उनके फैमिली तक पहुंच जाए, तो भी बहुत अच्छी बात है कि इनसे इनको प्रोटेक्ट करे, मतलब उनके परिवारजनों को आप ये संदेश दे रहे हैं बिल्कुल कि प्रोटेक्ट अगर करे। आप अपने को दूसरा सुशांत बचाने से बनाने से रोकना चाहते हैं, जी, तो उनको फौरन इस संबंध से बाहर आना चाहिए। बिल्कुल बाहर आना चाहिए, और उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि जब आप किसी के इन्फ्लेक्शन इन्फ्लेशन में होते हैं, तो आपकी बुद्धि काम नहीं करती, उस समय आपके जो नियर डियर के लोग होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको उन चीजों से निकाल कर बाहर लाए। तो उनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वहां से जो विष कन्या के माया जाल में वहां से निकले। साहब, मैं तो आपको सिर्फ अपनी तरफ से सिर्फ हिदायत ही दे सकता हूं। अंकित जी ने आपको हिदायत दे दी है कि आप जितना सुरक्षित रह सकते हैं सुरक्षित हो जाइए और अपने परिवार वगैरह की बात सुनिए। मिस्टर बिलियनर जी, मैं फिर एक बार आपको ये संदेशा पहुंचा रहा हूं। हम लोग कोई आपके अहित सोचने वाले नहीं हैं, शुभ ही सोचते हैं। तो आप ऐसे व्यक्ति के साथ जो अपने अपने रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी चेतावनी है। किनका हाथ हो सकता है इस पूरे मर्डर में, आपको क्या लगता है? यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी तो नहीं, लेकिन जो मेरे पास अपने कुछ इनपुट्स हैं, मुझे लगता है कि जो 2 मर्डर हुए हैं यहाँ पर, हाँ, एक 8 जून को, एक वो 8 भी जून मर्डर है, दिशा दिशा सालियान को। सालियान, वो भी डेफिनेटली एक मर्डर है। क्योंकि हमारे लिए बड़ा वर्ड मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा रिसर्च का सब्जेक्ट बन जाता है जब ऐसी चीजें हो रही होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर कार्मिक बैलेंसेस लिंक हो रहे हैं 3 लोगों के, आपकी दिशा सालियान, रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत। देखिए इनमें इंटर कनेक्शन है। 8 जून के आसपास शायद उनकी एक प्री प्लान्ड मर्डर उनका भी कर दिया जाता है, जिसको सुसाइड कन्वर्ट किया जाता है। शायद उनके पास कुछ ऐसे इनपुट थे बड़े ड्रग कार्टल्स को लेके, जिसमें महाराष्ट्र के, बॉम्बे के बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स थे, वो इन्फॉर्मेशन उन्होंने उनके साथ शेयर की थी एसएसआर के साथ। और एसएसआर बहुत जल्दी ये जो पूरा जो कार्टेल था, चाहे बॉलीवुड का, चाहे पॉलिटिशियंस का, ब्यूरोक्रेट्स का, इसको बहुत जल्द उजागर करने वाले थे। ये मुझे, मैं इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं बता रहा, मुझे बहुत जो मेरे मित्र है वहां के, जिनसे हम कंसल्टेंसी करते रहते हैं, तो उन्होंने बताया था। तो हम यहाँ तो नाम फिर भी आपने किसी कोई का नहीं ले, एस्ट्रोलॉजिकल इसमें गणना की? एस्ट्रोलॉजिकल करना ये इनपुट्स जब आई तो अब आपको हमने, अब आपका काम है, जैसे पुलिस का काम है ये देखना कि मर्डर है कि ये सुसाइड है, तो हम भी देखते हैं कि जो आ रहे हैं डेटा वो मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दिशा सालियान का भी जो डेटा बिल्कुल भी कहीं से भी मैच नहीं हो रहा है कि उन्होंने सुसाइड किया है। अच्छा। ये भी प्लान मर्डर है।
सुशांत सिंह राजपूत का भी प्लान मर्डर है। और देखिए आप बाहर जाएंगे, यूएस जैसे कंट्री में कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो ये काम करते हैं, एनर्जी के साथ कनेक्ट होना, सोल के साथ हाँ, मैं connect उसी होना। पर आ रहा था, उसके बारे में जरा बताइए। तो हमने उसके बाद वहां से, मुझे बहुत ज्यादा इस विषय में जानकारी नहीं, हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं, ये एक अलग पूरा चला जाता है डायरेक्शंस, और हर व्यक्ति को एक ही टॉपिक कर ले उसी का मास्टर बनना चाहिए। तो हमने उनसे भी संपर्क किया कि भाई मेरी जिज्ञासा और मेरी नॉलेज ये कहती है कि यहाँ पर कहीं पर भी सुसाइड तो हुआ नहीं है। अब आप, आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है, जैसे भी आप एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो, आप मेरी बात को रिकन्फर्म करो। तो देखिए रिकन्फर्मेशन में जो, ये भी बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि एनर्जी से कहीं ना कहीं मूव हो रही होती है, और एनर्जी का जो एक फॉर्म होता है वो कहीं ना कहीं आपके पास होता ही है। तो जब आप सही फ्रीक्वेंसी, एनर्जी क्या है, जैसे आपको किसी से बात करनी है, तो अगर आप किसी एफएम में कुछ फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं, तभी आप बात कर पाओगे। तो गुड़ 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 आवाज होते रहेगा। हाँ, वो ट्रांसमीटर रिसीवर वो एक अलग। इसी तरीके से जो एनर्जीज यूनिवर्स में है, उनके साथ कनेक्ट करना है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी में कनेक्ट होके वो आपको आपकी बात का आंसर करती है। और ये बाहर के यूरोपियन और यूएस जैसी कंट्री में बहुत फेमस है। तो वहां से भी जो उन्होंने मुझे कंफर्मेशन दिया वाया दिशा सालियान, वाया सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने भी कहा कि ये जो है बिल्कुल हमारा प्लांट मर्डर किया गया है, और इसमें कहीं ना कहीं जो ये था पूरा एक रैकेट, एक कार्टेल को जो हम करने वाले थे, तो बहुत जो प्रभावशाली लोग थे उन्होंने इस पूरी चीज को प्लान किया है। और इस अर्थ, इस यहाँ पर धरा पर हम अभी है, और जब तक हमें जस्टिस नहीं मिल जाता हम पूरी तरीके से यहाँ पर रहेंगे। मतलब दिशा और सुशांत की आत्मा जस्टिस लेगी? बिल्कुल लेगी। किस रूप में लेगी? रूप में ये लेगी कि जो लोग भी हैं, जैसे कि वहां पर जो भी ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व थे, उनका भस्म देख लिए, ब्यूरोक्रेट्स थे, पुलिस ऑफिसर हैं, या जिनको भागना पड़ा, कई दिन तक वो गायब भी थे, फिर अचानक प्रकट हो गए। तो ये देखिए एक बड़ा परिवार, जो प्रतिष्ठित परिवार है वहां का, वो इसमें इन्वॉल्व है। देखिए उनकी सत्ता से वापसी हो ही चुकी है, किसी ना किसी तरीके से वो डाउनफॉल पे जा रहे हैं पॉलिटिक्स में भी। ठीक है, आने वाले टाइम में जो समय है, मतलब आप इशारा कर रहे हैं ठाकरे की तरफ? मैं नाम नहीं ले सकता, मेरी रिस्ट्रिक्शंस है। अच्छा, तो आपको लगता है कि समझना चाहे समझ सकते हैं। नहीं, मैं तो चूंकि बोलता रहा हूं, तो ठाकरे का जो ये की जो हालत हुई है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्वमेंट है, या ये सब का प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ चुका है, और प्रभाव पड़ने की वजह से देखिए लगातार ऐसे लोग डाउनफॉल की तरफ है, और ये डाउनफॉल बढ़ता जाएगा। मैं एक प्रेडिक्शन और दे दूं, बीच बीच में हम कनेक्ट होते रहते हैं, करवाता रहता हूं, तो यहाँ पर एक बात तो कंफर्म है कि इस पूरे मामले में इनको जस्टिस मिलेगा, चाहे दिशा सालियान हो, चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, और जो भी इसमें कल्प्रिट है उनको पनिशमेंट। अब देखिए पनिशमेंट या दंड की जो परिभाषाएं बहुत अलग अलग होती है। एक होता है किसी का समूल विनाश हो जाना, जिसको कोई ना पूछे, वो भी एक दंड ही है। एक होता है आपका जो आप लीगल बोलते हैं कि जेल हो गई। तो मेरा तो ये कहना है कि दंड जरूर मिलेगा, और ऐसा भयंकर दंड मिलेगा जो उन पर और उनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसको भोगेंगी। तो एसएसआर वॉरियर, जब मैं इनसे बात कर रहा था, तो मुझे ये इनके सामने मैं स्पॉन्टेनियस सवाल पूछ रहा हूं और इनसे बात कर रहा हूं। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था, ये भी नहीं इनको मालूम था कि मैं एसएसआर पर बात करने वाला हूं इतना डिटेल में। अब आपको फर्स्ट हैंड आपको मिल गया, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। ये जो जितने लोग बोल रहे हैं ना कि वो गुरुदत्त थे और फलना थे और उनका जन्म हो गया है और कुछ नहीं होगा, बड़ी डील हो गई है, सारे लोग शामिल हैं। अच्छा, तो फिर बॉलीवुड पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा या पड़ना शुरू हो गया है? बहुत सारे बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व रहे होंगे डेफिनेटली, जो देखिए नाम इसलिए नहीं बता सकते। जब एनर्जी कनेक्शंस हुए थे उनके साथ, जो हमारे एक यूएस के फ्रेंड ने किया था, तो उन्होंने कई लोगों का नाम बताया था कि ये इन्वॉल्व है। अच्छा, जिनकी वजह से पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री चलती है, उनके भाई इन्वॉल्व हैं। एनर्जी कनेक्शन क्या होता है, एक बार दर्शकों? एनर्जी कनेक्शन वही है कि आप किसी पर्टिकुलर सोल से कनेक्ट करना चाहते हैं और वो अवेलेबल है, तो वो आपके आंसर्स का जवाब देती है। अच्छा, प्रॉपर जवाब देती है किसी ना किसी सिग्नल के थ्रू। और यस नो में आप देखिए, आप बहुत सारे इसमें, आप जब यूएस की तरफ जाएंगे, यूरोप की तरफ जाएंगे, तो बड़े साइंटिफिक वे में उसको कनेक्ट करते हैं वो। हाँ, एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर के शर्मा, शायद वो रेकी का और इस तरह का वो एनर्जी, यहाँ अपने यहाँ रेकी प्राणी हीलिंग चलता है, वहां पर वो एकदम उस सोल के साथ अपनी एनर्जी और उसकी एनर्जी को मैच कर लेते हैं, फ्रीक्वेंसी को मैच कर लेते हैं। इतनी साधना वो करते हैं। साधना हो गई, प्रैक्टिस हो गई, साइंटिफिक अप्रोच है। मैं तो कह रहा हूँ एकदम साइंटिफिक अप्रोच है। जब आपकी फ्रीक्वेंसी किसी टावर के साथ लिंक हो गई, तो आपके जो सिग्नल है, मैसेज है, आदान प्रदान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये ठीक वैसे ही जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी की आपने बात की, मतलब इस तरह की फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है
बिल्कुल अगर मान लीजिए हमको आपको जानकारी नहीं, वो अलग विषय है, लेकिन जो इसके एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं। हमारे सनातन में तो ये सारी चीजें थी कि हम ध्यान में जाते थे हम्म और हम त्रिकालदर्शी होते थे, हम कुछ भी बता सकते थे, हम किसी से भी बात कर सकते थे, ऋषि मुनि देखे करते थे। हाँ लेकिन वो अब हमारे यहाँ इतना डेवलप नहीं है। जब आप किसी साधना की, किसी योग की परम उच्च अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आप किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, और ये साइंटिफिक है और ये पुराणों में लिखा है, भगवत गीता में लिखा है। आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये बस आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी कैसी है। 7 मूलाधार चक्र हैं अलग अलग व्यक्ति के अंदर, जितना आप एक्टिवेट करते जाएंगे अपने चक्र, कुंडलिनी जागरण जिसको बोलते हैं, अगर सही तरीके से आपका कुंडलिनी जागरण हो रखा है, जो कि बहुत रेयर होता है, ऐसे जो पुरुष है, सिद्ध पुरुष या जो भी ऐसे काम करते हैं, वो बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं। मेरा हमेशा कहना है जो सिद्ध है वो साध्य नहीं है, उसको आप बहुत जल्दी पा नहीं सकते। वो जिनसे मैंने ये काम करवाने की रिक्वेस्ट की थी, वो कोई फाइनेंशियल उसके लिए नहीं करते, जस्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट में, और वो कहीं पर भी आपको किसी पॉडकास्ट या वैसे भी नहीं मिलते, ठीक है। तो आप देवराह बाबा को देख लीजिए। हाँ मचान पे बैठते थे, एक दिन अटल जी गए थे तो मैंने सुना है कि उन्होंने कहा अटल एक तुम भारत के प्रधानमंत्री बन जाओ। हाँ, इंदिरा जी को भी आशीर्वाद इंदिरा जी को बोल दिया। तो ये देखिए, ये होती है सिद्धियां, सामने की सिद्धियां। अपने यहाँ ही बड़े नीम करोली बाबा, देवराह बाबा, बहुत सारे सिद्ध पुरुष है। तो ये कोई पॉडकास्ट में नहीं जाते थे, ना ही अपना प्रचार करते थे कि आप मेरे पास अपना भविष्य दिखवा लो। हाँ, आप भी नहीं करते हैं। मैं भी नहीं कर रहा हूँ, मैं भी नहीं करता, मेरे इतनी विनती के बाद आप आए हैं। एस्ट्रोलॉजी वो चीज है जब आपको तकलीफ हो सच में, और आपको अपने जीवन में मार्गदर्शन चाहिए, तो ही लोग मजे लेने के लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं कि चलो आज मुझे देखने के बाद किसी के मन में आ जाए, चलो इसको एक बार चेक करते थे। तो मैं एसएसआर के अपने सारे दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अंकित जी से मुझे बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा, और अंकित जी बहुत कम जाते हैं टेलीविजन पर, लेकिन बहुत लंबे समय के बाद, बहुत मान मनोबल के बाद अंकित जी आज आए, तो मैं तो बहुत प्यार है। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने जिस काम पे मैंने बहुत अच्छी रिसर्च की थी, आपने साइमल्टेनियस उन चीजों को पूछा, तो सही इंफॉर्मेशन सुशांत के परिवार वालों को अगर ये सहानुभूति दे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको न्याय और जो इंसाफ है जरूर मिलेगा, और बहुत जल्द मिलेगा। अच्छा, बॉलीवुड में जो कोई भी सुशांत को या दिशा को, अभी बहुत सारे लोग खड़े हो गए कि अभी एक दिया मिर्जा का ट्वीट आ गया कि रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट मिल गया, पूजा भट्ट को आ गया, बहुत सारे लोग ये लोग कहने लगे। तो जो लोग उनके इस बात को दबाने की कोशिश करेंगे, क्या उनके ऊपर भी एडवर्स इफेक्ट होगा अगर वो आत्मा यहाँ मौजूद है? तो आत्मा आपके किसी भी मोह बंधन से मुक्त होती है। वो केवल कर्म के बंधनों में, जो व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है उसका काम है दंड देना, वो ईश्वर देता ही देता है। आप किसी की भी आत्मा को अगर कष्ट देते हैं या सुख देते हैं, उससे आपको ब्लेसिंग्स और श्राप हमेशा आता है। जब आपने किसी के साथ कार्मिक बैलेंसेस गलत किए, जो कि व्यक्ति एकदम सही था, उसको आपने मरने के बाद जितना डिफेम कर सकते थे वो किया। वो ड्रगिस्ट है, वो आपका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब, और किस चीज को बचाने के लिए आप कोई बहुत अच्छे ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे होते हैं, तो फिर भी डेस्टिनी आपको माफ कर देती है। आप एक ड्रग कार्टेल को बचाने के लिए, आप एक माफिया को बचाने के लिए, बॉलीवुड के बड़े स्टार्स खान्स को बचाने के लिए, पॉलिटिशियंस को बचाने के लिए पूरा षड्यंत्र रचा गया। तो देखिए, डेस्टिनी तो अपना काम करेगी। आप देखिए, केदारनाथ पे लोग जाके बियर पी रहे थे, हनीमून मना रहे थे, 2013 में आपने देखा ना, खत्म कर दिया एक बार में, एक झटके में। तो डेस्टिनी अपना काम करती रहती है कि जब आप उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, वो केवल साइलेंटली आपके जो पाप का घड़ा है वो भरने का इंतजार करती है। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो यही कहा था कि यशस्वी भवा, उनको पता था कि आज ये मारा जाएगा, दीर्घायु नहीं कहा था, कहा आज के युद्ध के बाद तुम यशस्वी हो जाओगे। और जब तक अभिमन्यु की मृत्यु नहीं हुई थी, तब तक कोई अधर्म नहीं हुआ था कहीं से भी। और डेस्टिनी को दंड देने के लिए अधर्म होना जरूरी होता है। अच्छा, तो जब तक पलड़ा बिल्कुल बराबर चल रहा था, कोई भी अधर्म नहीं कर रहा था, ना पांडव ना कौरव। पहला अधर्म हुआ जब उसको अभिमन्यु को मारा गया। उस अधर्म में द्रोणाचार्य से लेके भीष्म तक शामिल हो गए, और इनको मारना बहुत जरूरी था इस युद्ध में। तो श्री कृष्ण को पता था कि आज ये युद्ध में नहीं बचेंगे, लेकिन डेस्टिनी अपना काम कर रही है। श्री कृष्ण को ये भी पता था कि इस महाभारत के विनाश होना है, फिर भी वो दुर्योधन के पास जाते हैं। मान जाओ दुर्योधन, 5 गांव दे दो। अच्छा, तो इसका मतलब है कि डेस्टिनी ये कह रहा था कि अगर दिशा और सुशांत की मौत हुई है, हत्या हुई है, तो ये भी किसी लार्जर, इसका ये था क्या कि इसकी मृत्यु के बाद फिर ये खत्म हो जाएगा, ये ड्रग कार्टेल एक्सपोज होंगे, ड्रग कार्टेल और एक्सपोज ये पूरा बॉलीवुड का जो ये कुकर्म है ये दुनिया की नजर में आ जाएगा। और देखिए, उसके बाद से लगातार ये अवनति की तरफ ये बॉलीवुड लगातार हो रहा है। चाहे आपका ये जो पॉलिटिशियन परिवार हो, चाहे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हो। देखिए, जब अधर्म एक बार आ जाता है, डेस्टिनी मजबूर है।
जब तक आप गलत नहीं कर रहे हो, आप पूजा करो, पाठ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल पूजा मत करो, आपके जीवन में कोई भी संकट परेशानी नहीं आएगी, मैं बोलता हूँ। जब तक आप अच्छे काम करो, जिस दिन आपके जीवन में अधर्म शामिल हो गया, अन्याय, अनीति, अत्याचार शामिल हो गया, उस दिन आपके जीवन में डेस्टिनी आपको नहीं बख्शेगी, चाहे आप जितने महामृत्युंजय करा लो और चाहे जितने नग्न जीने पहन लो, वो आपको पनिशमेंट देगी। और इसी को कार्मिक बैलेंसेस कहते हैं, जो आप इस जीवन में भी भोगेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी भोगेंगी, कैरी फॉरवर्ड करके अगले बर्थ में भी। अघोरी पूजा कुछ बचाएंगे? वो लोग अघोरी पूजा कर रहे हैं मुंबई में, जो प्रतिबंधित है महाराष्ट्र में अघोरी पूजा, तो वो ठाकरे परिवार वहां अघोरी पूजा में लगा हुआ है। खबर आ रही है, हमें तो नहीं मालूम एग्जैक्टली, लेकिन लोग कहते हैं कि अघोरी पूजा भी उन लोगों ने किया। ये सब बचा लेगा उनके कार्मिक फल से? बिल्कुल नहीं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं आप, राम को जानते हैं। मैं तो कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ साइंटिफिक रहिए। अपराध किया, दंड तो मिलेगा, और ये ईश्वर की अपराध है। दशरथ से अपराध हो गया था, श्रवण कुमार के पिता को बाण लग गया था, उस वियोग में वो मर गए कि पुत्र वियोग में मैं मरा हूं, जाने में किया अनजाने में किया, भुगतोगे अब तुम भी। तो उन्होंने राम को देखिए, दशरथ का अंत, वो मैं कह रहा हूँ कि वो भले ईश्वर के पिता थे, विष्णु के पिता थे, लेकिन उस कार्मिक डेट को नहीं काट पाए। उसके लिए कैसे पूरा ताना बाना बोना कि आपकी डेथ तब होगी जब आपका बेटा आपके पास नहीं होगा, आप राम राम करते रहोगे, लेकिन आपको अपने एंड टाइम पे जो आग देने के लिए जो पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, वो भी नहीं करेगा आपका बेटा। श्राप था ये, डेस्टिनी श्राप, पहले इसको श्राप कहते थे, ये डेस्टिनी का प्रॉमिस था कि आपने कर दिया है तो भुगतना तो पड़ेगा। तो जब साक्षात नारायण अपने पिता की डेस्टिनी को नहीं काट पा रहे हैं, तो आपकी क्या काटेंगे? अच्छा। मैं तो सीधा सा आंसर दे रहा हूँ। आप देखिए, राम के पास कोई दिक्कत थी? चले जाते, पिताजी मरे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, या चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं गए। कर्म के बंधन ऐसे ही होते हैं, और हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो कर्म सिद्धांत पर फॉलो करती है। जैसे जिसके कर्म वैसा उसका रिजल्ट। पूजा करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छे काम करते जाओ, किसी रोते हुए इंसान के चेहरे पर हंसी ला दो, आपका जीवन सुधर गया, हो गई पूजा आपकी। अब आते हैं पार्ट 2 जी, पॉलिटिक्स में आते हैं थोड़ा। बिल्कुल सर। और पॉलिटिक्स में आज हम सिर्फ एक पात्र की बात करेंगे जी, बाकी पात्र की बात नहीं करूंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बड़ा तिकड़म चल रहा है कि योगी जी हट जाएंगे, योगी जी 27 में इनकी सरकार चली जाएगी, पीडीए बन रहा है और योगी को सत्ताच्युत कर दिया जाएगा। आपका क्या प्रेडिक्शन है? एस्ट्रोलॉजी योगी जी के लिए मेरी प्रेडिक्शन है, योगी जी की सिंह लग्न की कुंडली है, वीनस की महादशा चल रही है, बहुत जबरदस्त। सूर्य दिग्बली होकर दशम भाव में बैठा है, सभी शत्रुओं को परास्त करके धूल चटाएंगे वो। योजनाएं देखिए शक्तिशाली के विरुद्ध ही बनती है। हाँ। शेर सिंह के लिए ही सारे गीदड़ इकट्ठे होते हैं, लोमड़ी या खरगोश के लिए सारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, उसको तो कोई भी निपटा सकता है। हाँ। तो जब सिंह आसन इसीलिए कहा गया है कि इसमें सिंह बैठता है, वही आसन बन जाता है। तो ये योगी आदित्यनाथ है, ये भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये जिस सोच में जो लोग इनके आसपास इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी डेस्टिनी को आप नहीं रोक सकते हैं। आप अपना ही प्रारब्ध खराब कर रहे हैं, उनको आगे बढ़ने दीजिए। उनको डेस्टिनी ने बड़े काम के लिए चुना है, हिंदुत्व के लिए चुना है, सनातन के लिए चुना है। कहीं ना कहीं वो मोदी जी को रिप्लेस करेंगे मिड मोदी जी के 27 मई 2027 के आसपास। और तो एक चीज हो सकती है कि योगी जी की दिल्ली आने का जो आगमन है वो जल्दी हो सकता है। उनको कुछ रक्षा मंत्री या कैबिनेट में सीनियर पोजीशन बहुत जल्द मिल सकती है या आने वाले समय में, जिससे कि वो आने वाले 1-2 वर्ष के लिए परिपक्व हो सके। ऐसा मुझे लगता है कि उनके दिल्ली आने के चांसेस हो सकता है और जल्दी शुरू हो। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो नहीं रहेंगे, और 2027 का जो चुनाव है जो उत्तर प्रदेश का है, वो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। बहुत बार कही है और फिर कह रहा हूँ, उससे पहले ही वो हट चुके होंगे। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व नहीं करेंगे 2027 में? जी बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ 2027। ये कैसी ये गणना कैसी है आपकी? उनकी दशाओं के अकॉर्डिंग जो चीजें बदल रही हैं, चाहे जैमिनी दशाएं हो, चर दशाएं हो, स्थिर दशाएं हो, बहुत सारी हम कैलकुलेशंस करते हैं। एक इवेंट के लिए कम से कम 4-5 दशाएं लगानी चाहिए। तो मंडूक दशा, योगिनी दशा, फिर वर्ष कुंडली और जैमिनी मेथड, सारे मेथड लगाने के बाद जो ये टाइम फ्रेम बन रहा है, एक तो डेस्टिनी उन्हें किसी बड़े काम के लिए चुन रही है। अच्छा। और बहुत लंबे समय के लिए। योगी जी के लिए मैंने प्रेडिक्शन की थी और फिर कर रहा हूँ, योगी जी आजाद भारत में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बनेंगे नेहरू के बाद। अभी तो मोदी बनने जा रहे हैं 2026 में। वो मोदी जी का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे।
क्योंकि मोदी जी मिड 2027 में हट जाएंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर नेतृत्व परिवर्तन। और आज मोदी जी का बर्थडे भी है वैसे, हाँ शॉल उड़ाने की परंपरा उनके यहाँ 75 वर्ष के बाद से शुरू हो जाती है। तो आज से जो नहीं, लेकिन उस पर तो विराम लग गया। विराम लग गया, लेकिन फिर भी सर्कमटेंसेस ऐसे बनने हैं कि हम्म। वो अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे मोदी तो 10 ईयर सर्कमस्टेंसेस की वजह से नहीं पूरा करेंगे या जी। मोदी? एस्ट्रोलॉजिकली उनकी दशा बदल रही है, जिस दशा में वो रहे हैं उन दशाओं का प्रभाव मई तो 2027 में खत्म हो जाएगा, जो तुम इनको रिटायरमेंट की तरफ ले जाएंगी, तो ग्रेसफुल रिटायरमेंट। ग्रेसफुल रिटायरमेंट मतलब आप ये मैं वही जानना, आपने आखिर में वो लाइन बोल दी। नहीं, मोदी जी कोई विवाद में पड़ के उनकी विदाई होगी या ग्रेसफुल रिटायरमेंट की तरफ जाएगा और वो स्वयं ही कह देंगे कि नहीं अब मुझे इस पद पे नहीं रहना है, वो स्वयं लोगों को आगे बढ़ाएंगे? और अगर अगर मोदी हटे तो रिप्लेस सिर्फ योगी करेंगे या कोई और बिल्कुल करेगा? नहीं, योगी जी करेंगे। देखिए इनकी राहु की दशा की स्टार्टिंग शुरू हो जाएगी, जो 12वें भाव के साथ कनेक्टिविटी में इनके, जो रिटायरमेंट को इंडिकेटेड करता है इनकी कुंडली में, और ये भी शुरू हो जाएगी मई 2027 के आसपास से और थोड़ा सा और पहले। तो यहाँ पर जब दशाएं बदलती हैं तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। जीवन में देखिए दशाएं कितने काम करती हैं, जैसे कि सही समय पर सही चीज का होना। तो अब यहाँ पर जो ग्रेसफुल रिटायरमेंट है, कहीं ना कहीं पार्टी में भी असंतोष होगा, कोई पार्टी नए नेतृत्व को, योगी जी का वर्चस्व बढ़ना चाहिए, घटने की जगह मैं कहूंगा बढ़ेगा योगी जी का वर्चस्व। और उनकी कुंडली इंडिकेटेड कर रही है कि वो उनको रोक नहीं पाएंगे यहाँ सत्ता में आने में, सरकार में आने में। उनको वैसे भी मुझे लग रहा है कि 2017 में भी बहुत लोगों ने रोकने की कोशिश की थी, फिर भी वो आए और मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी योजनाएं चलती रहेंगी। ग्रेसफुल रिटायरमेंट का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स के साथ इन्वॉल्व रहेंगे। हमने जो उनकी तो क्या मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे? हाँ, मई या मिड 2000 जुलाई के आसपास राष्ट्रपति के भी चुनाव है। इनको पॉलिटिकल इम्यूनिटीज चाहिए, मोदी जी को थोड़ा सा है कि मैं इन्वॉल्व रहूं इस एग्रीमेंट पे कि मैं अगर यहाँ से राष्ट्रपति की तरफ जा रहा हूँ तो वो डेफिनेटली जाएंगे और भारत के अगले राष्ट्रपति बनेंगे। पद भी वो इसी कंडीशन में ही छोड़ेंगे। अच्छा, मतलब एलिवेशन वो चाहते हैं जी तो ये मतलब प्रधानमंत्री के बाद देश का जो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल पद है जी, प्रधानमंत्री, तो हायरार्की में तीसरे नंबर पे आते हैं, तो वो सबसे उच्च पद पर जाने वाले देश के पहले आदमी हो जाएंगे जो मुख्यमंत्री भी रहे, प्रधानमंत्री भी रहे और राष्ट्रपति भी रहे। बिल्कुल। ये भी गणना कह रही है, ये भी गणना कह रही है, या ये पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन है नहीं, आपका? ये राहु जो होता है इस तरीके के पद देता है इनएक्टिव पॉलिटिक्स वाले, जैसे कि आपके एम्बेसडर्स हो गए, राजदूत हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो देश काल पात्र भी लगा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल गणना भी लगा लेते हैं। तो मोदी जी राष्ट्रपति से नीचे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे ना, ये प्रैक्टिकल बात है। हाँ, राष्ट्रपति बड़ा से पद नीचे उनको मिल रहा है, पद में ऐसा नहीं लिखा होगा एस्ट्रोलॉजी में कि राष्ट्रपति बन रहे हैं, बड़ा पद दिख रहा है, तो उसके बाद जो बड़ा पद है ग्रेसफुल प्रधानमंत्री के बाद वो राष्ट्रपति है। तो ये लॉजिक है। अच्छा, तो उनके आप कह रहे हैं कि गणना में प्रधानमंत्री के बाद एक बड़ा पद दिख रहा है। हाँ, तो प्रधानमंत्री के बाद बड़ा पद क्या हो सकता है? राष्ट्रपति। अच्छा, मेरे हिसाब से तो वही, क्योंकि रिटायरमेंट भी दिखा रहा है टाइम कि अगले 5 साल आप और रहिए, उसके बाद फिर उम्र हाँ, मतलब भाजपा का प्रेसिडेंट तो नहीं बनेंगे वापस भाजपा के प्रेसिडेंट, वो तो आपने उनको नीचे ला दिया फिर। हाँ, वो कभी बने भी नहीं भाजपा के प्रेसिडेंट। अच्छा, तो मतलब देश के पहले ऐसे आदमी होंगे जो तीनों पदों को सुशोभित करेंगे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी लाइन उनके लिए कोट की। नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो मुख्यमंत्री भी रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे और राष्ट्रपति भी होंगे। और योगी लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे? योगी निश्चित रूप से, योगी जी हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे। ये कब वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ जाएंगे? मुझे लग रहा है कि ये टाइम चल रहा है ऑलरेडी, इनका टाइम ऑलरेडी स्टार्टेड है और मुझे लग रहा है अगले कुछ 4-5 महीनों के अंदर। अच्छा, कोशिशें तो वैसे भी वहां चली रही होंगी, मुझे लग रहा है कुछ। अच्छा, अगर योगी दिल्ली आ गए तो क्या उत्तर प्रदेश में जो 2027 के चुनाव हैं, फरवरी में होने हैं और अब मुश्किल से 1-1.5 साल का वक्त बचा है, तो उसका इम्पैक्ट होगा उत्तर प्रदेश में? बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी, क्या गणना कहती है? बीजेपी की स्थिति 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, हालांकि सरकार तो वो बनाएगी निश्चित रूप से, ठीक अच्छा है, लेकिन सरकार बनाने में कहीं ना कहीं से सहयोग या गठबंधन की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि इस बार 2024 के कौन करेगा सहयोग? जो भी उनके सहयोग दिख नहीं रहा है, छोटे मोटे। मेरा कहने का मतलब है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की जो स्थिति होती है, जितनी भी 203-204 सीटें चाहिए होती है वहां पर, वो पूरी नहीं ले पाएगी। जो भी 10-20-30 सीटें उनको चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं बीजेपी सत्ता में नहीं आ रही अपने बल पर 2027 बल पर नहीं आ रही, यहाँ पर भी इसकी स्थितियां ठीक नहीं थी। अभी केंद्र में जो आई
यहाँ पर भी अपने बल पर नहीं है इनको। तो क्या केंद्र में इसकी आपको ये भनक थी, आपकी गणना कह रही थी कि केंद्र बिल्कुल में लग रहा था बीजेपी नीचे आएगी? बीजेपी नीचे आएगी, क्योंकि बीजेपी की दशाएं कुछ ना कुछ ऐसी भी चल रही हैं। योगी जी के आने के बाद योगी जी की भी दशाएं बदल रही, बीजेपी की भी दशाएं बदल रही। केंद्र में कम से कम योगी जी के आने के बाद जो बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत होगी। तो और 2029 में मतलब फिर 300 पार? मुझे लग रहा है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी और अगले 2044 तक बीजेपी की सरकार रहेगी, और जिसको लीड करेंगे योगी आदित्यनाथ। ये आप तो बम्बार्डमेंट कर रहे हैं आप दो तीन ब्रेकिंग दे रहे हैं मतलब देश के लिए। मैं तो देखिए एस्ट्रोलॉजिकली एक ब्रेकिंग दे रहे हैं कि 2027 में बीजेपी की अपने तई सरकार नहीं बनने जा रही। नहीं, उत्तर प्रदेश में तो उनको कौन समर्थन करेगा? जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो, मायावती तो कहीं सीन में नहीं है क्या? मायावती को इसका आपको लग रहा है कि मायावती परिदृश्य में आ रही है? अब मैं इसको तो बहुत ज्यादा नहीं की, तो पॉलिटिकल सवाल हो जाएगा कौन सपोर्ट करेगा। राइट। एस्ट्रोलॉजिकली इनको 10-20 सीटें कुछ ना कुछ हेल्प लेनी पड़ेगी, तो किसी न किसी से देखिए वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में बीजेपी 2027 माहिर है, कहीं ना कहीं वो ऑपरेशन लोटस कर ही लेंगे। वो माहिर है, तो कर ही लेंगे। मुझे लगा सरकार तो बना लेंगे नए चेहरे के साथ, नई सरकार। ये सरकार बना लेंगे, ये आपका पॉलिटिकल एनालिसिस कह रहा है या एस्ट्रोनॉमिकल? मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट दूंगा ये एस्ट्रोलॉजिकल गणना के आधार पर है। हाँ। उनकी प्योरिटी के आधार पर है। और आप जो सवाल पूछ रहे हैं जहां पर मेरी एस्ट्रोलॉजी लिंक नहीं हो रही, आप देखने में मना ही करता हूँ कि मायावती क्या करेगी वो मुझे नहीं पता, उनके मूड के ऊपर है। लेकिन ये सरकार बना लेंगे, सत्ता में ही रहेंगे। अभी थोड़ा सा इन पर अभी आशीर्वाद है डेस्टिनी का ऊपर वाले, और तो केंद्र में तो और जबरदस्त। तो बीजेपी में आप कह रहे हैं तो बहुत सी चेंज की बात आप कर रहे हैं जी। जो सी चेंज हुआ कि भाई योगी उत्तर प्रदेश छोड़ेंगे, योगी केंद्र में आएंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे ये भी बता दीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहाँ चल ही रहा है बहुत ज्यादा कुछ प्रयास। मुझे कौन तो, बनेंगे? मैंने भी जो चार्ट पढ़े, अब पता नहीं कभी भी बहुत सारे नाम हैं। मेरे हिसाब से मुझे शिवराज सिंह चौहान जी सबसे ज्यादा कैपेबल लग रहे हैं कुंडली के हिसाब से। कुंडली के हिसाब से मैं शिवराज सिंह चौहान को ना जानता हूँ, ना उनको किसका सपोर्ट है। ये अभी एक नाम चल गया, अभी जैसे 4-5 मैं नाम देता हूँ, उस नाम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं पॉलिटिकल इसका जर्नलिज्म का मैं रहा हूं, मैं मास्टर तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरी जो पॉलिटिकल समझ है उसके हिसाब से जो नाम चल रहे हैं, अब धर्मेंद्र प्रधान चल रहे हैं, या भूपेंद्र यादव चल रहे हैं, या राजस्थान की जो हैं सिंधिया वसुंधरा चल रही हैं, या शिवराज सिंह चल रहे हैं, या खट्टर साहब चल रहे हैं, इन सब का जो नाम चल रहा है, मैं इन सब में से किसी पर मैं सहमत, मुझे भी लगता है कि ये सब नहीं बनेंगे। शिवराज की बात आपने जो कही है, तो शिवराज सिंह पर मुझे भी लगता है, बहुत पहले, आज से 6-7 महीने पहले मैंने कहा था, जब वो मध्य प्रदेश से वो आ रहे, फरवरी के आसपास उनका चार्ट स्टडी किया। हाँ, यस, मैं भी फरवरी के आसपास ही मैं बोल रहा था कि शिवराज सिंह कैन बी डार्क हॉर्स एंड ही इज गोइंग टू बी। उनको पढ़ा, हमको लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकली अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा तो लिख के नहीं आता, लेकिन वो जिस पोजीशन पे प्रधानमंत्री वो मुझे बनते हुए दिखते नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लीड करेंगे और आगे गाइड करेंगे। तो मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। शिवराज सिंह के कुंडली में कोई योग प्रधानमंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री बनने का योग, प्रधानमंत्री का योग सिर्फ योगी में है। योगी जी की कुंडली में कंपेयर करें हम जो 4-5 लोग हैं, आप बोलेंगे आपने अमित शाह को कंपेयर किया, मैंने बिल्कुल अमित शाह जी को कंपेयर किया। अमित शाह नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, नहीं बनेंगे, कभी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, कभी नहीं बने, क्योंकि आगे का जो 20 साल है वो योगी जी ने कवर कर लिया। उसके बाद अगर उनकी हेल्थ अलाउ करे तो बन सकते हैं। लेकिन अगर अमित शाह और योगी जी में कोई बातचीत बन जाए कि भाई कुछ दिन हमको रहने दो क्योंकि हम तुमसे बड़े हैं, योगी के पास अभी उम्र उनके पक्ष में है, तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 10 साल बड़े होंगे लगभग अमित शाह। तो अमित शाह अगर ये डील ऑफर करते हैं कि अभी 5 साल हमका मौका दे दो, तो क्या मान जाएंगे योगी जी? देखिए, बहुत सारे काम मैं तो एस्ट्रोलॉजिकली बोलूंगा आपके हाथ में नहीं होते। आप क्या करना चाहते हो, किसका राज्याभिषेक होना है, कौन वन जाना है, किसको वनवास होना है, ये तो सब प्री डिसाइडेड चीजें होती है। कल सुबह तो ऐसे ही बोल दीजिए, बीजेपी में तो बहुत ज्यादा चलता है। कल सुबह प्रवेश साहिब सिंह वर्मा शपथ लेने वाले हैं, अचानक 24 घंटे पहले नया नाम आ जाता है। तो ऐसे हमारी भी डेस्टिनी में ऐसे काम करती है कि सुबह राज तिलक होना, पूरी धरती के राजा बनने वाले हो, 24 घंटे के अंदर डेस्टिनी बदल गई। तो डेस्टिनी अपना काम करती है। तो एक अभी नया नाम आ गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, नया नाम है सुधांशु त्रिवेदी का। मेरे हिसाब से वो नहीं बनेंगे, उनका भी चार्ट देखा, बड़ी अच्छी एस्ट्रोलॉजिकली सनातन की बड़ा धर्म मैंने भी पढ़ा था, उसके बाद मैंने भी स्टडी किया, बड़ा सनातन का अच्छी नॉलेज रखते हैं और बड़ा कुछ ना कुछ एजुकेशन देते रहते हैं लोगों को। जैसे संडे के बाद मंडे क्यों आता है, उन्होंने बड़ा अच्छा बताया। हमारे ओरा सिस्टम में ये है कि जो पहला हो रहा है वो सूर्य का हो रहा है, रवि का हो रहा है, उसके बाद चंद्र का हो रहा है। तो सुधांशु जी का कोई सीन नहीं सर। मुझे बहुत ज्यादा अगर बोले तो मैं शिवराज सिंह चौहान की तरफ
जो एस्ट्रोलॉजिकली प्लैनेटरी पोजीशंस है, मुझे उन्हीं का नाम लेने तो के भाई लिए दो विवश कर रही दो है। लोगों के नाम बहुत चर्चा में हैं। आप उस पर कहा जा रहा है कि संघ ने अपनी अंगद पैर रख दी है, और वो दो नाम है, एक संजय जोशी का और दूसरा नाम है नितिन गडकरी का। तो ये इनमें दोनों से बनेंगे नहीं आपने बनेंगे? किन्हीं एक व्यक्ति का जो नाम लिया है, हाँ। उन दोनों में से मैं उनका नाम ओपन नहीं करता, लेकिन मेरी उनसे बातचीत हो रखी है और कहीं न कहीं मैंने उनके चार्ट्स पढ़े हैं। भारत की राजनीति में, जो कि बहुत इनएक्टिव चल रहे हैं, भारत की राजनीति में और भाजपा में बहुत एक होता है संगठनात्मक स्तर पर अपना रोल प्ले करेंगे और उनके हिसाब से उनके आने से पहले कुछ 2 लोगों की विदाई हो जानी चाहिए, जो बीजेपी में टॉप फ्रेम पे है। तो आपने जो नाम लिए हैं उनमें वो अभी इमीडिएट तो मुझे भाजपा के अध्यक्ष बनते हुए नहीं दिखते हैं, दोनों में से कोई भी। लेकिन उनमें से एक नाम जो मैं नहीं लेना चाहूंगा प्राइवेसी की वजह से, और मैं उनसे मिल चुका हूँ, बातचीत हो चुकी है वो, और मैंने उनको ये लाइन बोली है, वो समझ जाएंगे अगर वो देखेंगे इस पॉडकास्ट को, कि आप निश्चित रूप से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में जाओगे और भारत की राजनीति की सत्ता आपके इर्द गिर्द रहेगी, बागडोर आपके हाथ में आएगी वापस से। बागडोर मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर होगी या राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर, सरकार की बागडोर? राष्ट्रीय अध्यक्ष की बागडोर। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब आप कह रहे हैं 2029 तक बन जाएंगे वो, अभी नहीं बनेंगे इस अभी टेन्योर में? इमीडिएट मुझे बनते हुए नहीं दिखते, इस टेन्योर में नहीं नहीं, बनेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ये अगला 3 साल टेन्योर कोई और रहेंगे? जी। 3 साल के बाद इन 2 नामों को जो मैंने आपके सामने रखा है, इनमें से एक नाम, इनमें से एक नाम इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर है शायद वो। नहीं, वो मैं जानता हूं जिसके बारे में आप इशारा कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियर तो संजय जोशी है। अब मैं नाम नहीं ले सकता, नहीं तो मैकेनिकल इंजीनियर तो है नहीं नितिन गडकरी जी? पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते, बट नहीं, वो मैकेनिकल, मुझे जहां तक जानकारी है कि देखिए मेरी तो शुभकामनाएं गडकरी जी तो एमबीए के स्टूडेंट हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो संजय जोशी ने की है। ईश्वर दोनों ही लोगों को अच्छी पोजीशन पे ले इसका जाएगा, मतलब तो है कि संजय जोशी से आपकी मुलाकात भी हो चुकी है? इसको हम इस पॉडकास्ट पे नहीं करते हैं डिस्कशन, क्योंकि बहुत ये गोपनीय रहती हैं चीजें, और हम अपनी जो क्लाइंटल इंफॉर्मेशन है या जो हमारे पास आते हैं उनकी हम किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन इस तरीके की शेयर नहीं करते। इसको थोड़ा सा आप रहने दीजिएगा। नहीं तो फिर जो ये जो अप्रैल में शायद उनका जन्मदिन होता है संजय जोशी जी का, जहां तक मुझे स्मरण, हो सकता है कि मैं गलत 6 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस, को इंसिडेंट हो सकता है ये। अच्छा कोई इंसिडेंस है। तो 6 अप्रैल को इस बार सुनते हैं कि दिल्ली में न भूतो न भविष्यति हुआ था। कम से कम जो मुझे जो इंटरनल, क्योंकि मैं बीजेपी को 18 वर्षों तक कवर किया हूं, तो मुझे जो इंटरनल सोर्सेज ने बताया कि पहली बार संजय जोशी के जन्मदिन पे हजारों लोगों की भीड़ लगी थी। तो ये क्या था? ये एस्ट्रोलॉजी था या पॉलिटिकल मूव था? या आप ये, चलिए आप उनके चार्ट्स पे पूछते, तो उनके चार्ट्स में जो प्लानिटरी पोजीशंस है वो 30 साल के बाद चेंज हो रही है बहुत स्ट्रांगली, ठीक है। अच्छा, और ये प्लानिटरी पोजीशंस उन्हें जो पावर है, सत्ता है, जो लुटियन जोन्स वाला एरिया है जहाँ पर पूरे देश की बागडोर रहती है, हाँ, वो वैसे व्यक्ति हैं जो किसी चीज को लीड कर सकते हैं इनएक्टिव रोल में भी। तो मुझे लगता है कि उनकी वापसी तो होनी तय ही है, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, अभी थोड़ा सा उसमें जो आप अध्यक्ष जैसे पद है उसमें थोड़ा सा भी मुझे समय लगता है, वो दिखता है, लेकिन बनेंगे जरूर। लेकिन वो पावर सेंटर में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे पावर, मतलब वो केंद्र में हैं और चारों तरफ लोग घूमेंगे? बिल्कुल। वो तो अभी भी उनके आसपास घूमते हैं लोग, चाहे वो भले भी पावर में ना रहे हो। तो ये वनवास इनका 14 साल से तो लंबा हो गया साहब। राम का वनवास तो 14 साल का था, इनका वनवास 24 साल का। आप कह रहे हैं कि 30 साल के बाद प्लेनेटरी मूवमेंट हो रहा है उनके जीवन हो में? चुका है, और ये परिवर्तन धीमे धीमे, शनि है, शनि शनि चलता है, धीमे धीमे इनको ले जा रहा है उन्नति की ओर और प्रगति की ओर। मतलब 2001 में मोदी बने मुख्यमंत्री और 2001 के बाद संजय जोशी हाशिए पर जाना शुरू हुए, और फिर भाई मोदी के जो हमारे समर्थक हैं वो नाराज नहीं होइएगा, मैं सिर्फ जो स्थिति है उसके सामने में कह रहा हूं, ये कोई विरोध और समर्थन की बात नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजिकल गणना है ये बोल रहे हैं, अब आने दीजिए, समय आ ही रहा है। तो 2001 के बाद संजय जोशी हाशिए पर चले गए, खराब दशाएं थी, 24 साल हो गया। गलत तरीके से डिफेमिंग हुई थी उनकी, गलत तरीके से बिल्कुल गलत। मैंने उनके चार्ट्स को एनालिसिस वो सब झूठ था, बिल्कुल झूठ है, बकवास है, गलत है। वो इस तरह का कोई योग नहीं है उनके जीवन में। अच्छे व्यक्ति हैं, जो मैं चार्ट के हिसाब से बोलूंगा, पर्सनल क्या है वो मैं नहीं छुप बोलता, चार्ट के हिसाब से बहुत सुलझे हुए सरल व्यक्ति हैं। इस तरीके के जो उनके पास चीजें लगी हैं वो बिल्कुल गलत है। जो आरोप एस्ट्रोलॉजर अगर उसको प्रूव करके दिखा दे, जो उन पे चार्जेस है, फिर मैं चैलेंज करता हूँ, एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन बना दे,
बहुत मतलब एस्ट्रोलॉजी ये भी स्ट्रॉन्ग विल बता देता पावर है वाले। कि हाँ इसके जीवन में ये चार्जेस लग ही नहीं सकते जो चार्ज उनके जीवन में भाई, लगे। कैरेक्टरिस्टिक आपकी बता देगा ये व्यक्ति धूर्त है, श्रूड है, ये व्यक्ति साधु है, सन्यासी है, ये व्यक्ति कभी गलत काम नहीं कर सकता, ये व्यक्ति कभी अन्याय नहीं कर सकता, ये अनीति नहीं कर सकता, किसी के साथ धोखा नहीं दे सकता, हाँ इनका शिकार हो सकता है। तो वो बहुत सीधे सज्जन सरल व्यक्ति थे, तो उनकी सीधी और सज्जनता की वजह से कहीं ना कहीं मिसयूज हो गया उनकी इस चीज का। बट जो चार्जेस है मैं एस्ट्रोलॉजिकली प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बकवास है, निराधार है। तो एस्ट्रोलॉजिकली आप कह रहे हैं कि 24 वर्ष और अभी 6 साल और इंतजार करना पड़ेगा, 30 साल 6 के साल बाद नहीं, क्या? 27 के बाद धीमे धीमे पोजीशन और उनकी भी बदलेगी और कहीं ना कहीं और वो अभी जो प्लेनेटरी सिचुएशन जो बदल रही है उसमें वो धीरे धीरे फोर फ्रंट पे आ रहे हैं। आ रहे हैं और उनको भी कोई ना कोई महत्वपूर्ण आने वाले समय में पद या जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। ये आपका एस्ट्रोलॉजी कह रहा है। जी, अध्यक्ष तो जैसे पद पे थोड़ा सा मोदी और संजय जोशी में कोई मेल होने की कोई प्लेनेटरी सिचुएशन, ऐसी भी खबरें हैं पॉलिटिकल गैलरी में कि शायद मेल हो सकता है। ये एस्ट्रोलॉजिकली कम पॉलिटिकली ज्यादा हो जाएगा। संजय जोशी जी के जो एस्ट्रोलॉजिकली प्लानिटरी पोजीशन है बहुत सिंपल सरल सज्जन व्यक्ति है। हाँ, अगर कोई उनके साथ सज्जनता के पास जाएगा, सज्जनता के साथ जाएगा, तो उनके अंदर माफ करने की एक अच्छी मुझे प्रवृत्ति दिखती है। मोदी जी सरल नहीं है, सज्जन नहीं है। प्रधानमंत्री है फिलहाल तो, और प्रधानमंत्री का हमें अपने देश के सम्मान करना चाहिए, और जब तक वो प्रधानमंत्री है कहीं ना कहीं देश के लिए काम कर ही रहे हैं। तो बतौर प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए बहुत ही सक्सेसफुल। बिल्कुल अच्छे हैं। प्रधान व्यक्तिगत जीवन प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है, और ऐसे प्रधानमंत्री मैं कहूंगा उन्होंने जिस तरीके से सनातन हिंदुत्व और हमारी जो इकोनॉमी है बाकी चीजों को आगे ले गए, देश विदेश में भारत का परचम लहराया है, निश्चित रूप से बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा है, और इसका प्रभाव लॉन्ग टर्म तक भारत की अर्थव्यवस्था और जितनी भी चीजें हैं सब पर पड़ेगा। नहीं, आप इशारों में कह रहे हैं कि संजय जोशी सरल हैं और आप कह रहे हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री को थोड़ा कठोर भी होना चाहिए क्या? ये तो कठोर है हमारे प्रधानमंत्री, जब सर्जिकल स्ट्राइक करनी होती करते हैं, जब कठोर कदम लेने होते लेते हैं, देश हित में उन्होंने बहुत कठोर कदम लिए ट्रम्प के सामने। अच्छा, इसकी आज उनका जन्मदिन भी है, तो हालांकि ये जब ये ब्रॉडकास्ट होगा तो थोड़े वक्त बीत जाएगा, और 17 सितंबर को उनका जन्मदिन भी था, तो उस दिन ट्रंप का फोन आ गया। तो ये आपका एस्ट्रोलॉजिकल गणना कह रहा था कि ट्रंप ऐसा कर सकते हैं? एस्ट्रोलॉजिकल गणना ये कह रही है कि अमेरिका के साथ संबंध बनेंगे। अमेरिका के साथ हमने जब ट्रम्प बने थे प्रेसिडेंट तभी भी प्रेडिक्शन की थी कि ये बनेंगे, और जैसे ही बनेंगे पूरी दुनिया को परेशान करेंगे। वो लगातार परेशान कर रहे हैं, एक सरफिरे व्यक्ति है। जैसे चार्ट में आपने पूछा ना, पता चल जाता है कौन सा व्यक्ति कैसा है। उनकी प्लानिटरी पोजीशन एक सरफिरे व्यक्ति की है, जिसके दिमाग में सुबह आया कि मैं ये करता हूँ, शाम को आया इसको नहीं दूसरा करते, इजराइल पे नहीं इराक पे अटैक कर देते, बैठे बैठे कुछ ना कुछ फितूर आना कि आज 25 नहीं आज सुबह 50% ट्रेड लगा देते हैं। तो मोदी जी की कुंडली स्ट्रॉन्ग है, लग्न में वृश्चिक लग्न की कुंडली बनी है, लग्न में नीच भंग राजयोग बन रहा है, सरलता के साथ और बहुत आसानी के साथ वो घुटने नहीं टेकते हैं, इसीलिए देश हित में ट्रम्प जैसे व्यक्ति को ही बैकफायर या पीछे आना पड़ा उनके। मतलब अमेरिका को झुकना पड़ेगा, और मोदी के सामने आने भी बिल्कुल। और ये सिर्फ मोदी की जीत है, ये देश की जीत है, मोदी जी की जीत है, मैं ये कहूंगा। जिसका नेतृत्व होता है, देखिए वो लीडरशिप तो हमेशा काम करती है। नहीं, वो कुंडली क्या कहता है? कुंडली कहता है वो झुकने वाले नहीं है, वो बिल्कुल झुकने वाले नहीं है। और ये जो नहीं झुकने की जो प्रवृत्ति उनकी कुंडली में है, ये भारत के लिए अच्छा है। बिल्कुल, भारत को एक ऐसा सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए जिसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो, जिसके काम करने का तरीका ऐसा हो कि वो गलत अनीति अन्याय के सामने मत झुके, क्योंकि जो ट्रम्प कर रहा है वो गलत है, अनीति है, मतलब वो संघाई सहयोग समिति में गए तो वो सीधा संदेश दे रहे थे ट्रम्प को कि अगर आप मानोगे नहीं तो हम ये 3 को दोस्त बना लेंगे। बिल्कुल, मोदी इस टाइम भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मोदी इज इक्वल टू इस टाइम इंडिया। ठीक है, मैं ये कहूंगा जब तक वो प्रधानमंत्री तो देवकांत बरुआ की तरह इंडिया इज इंडिया, इंडिया वो तो उन्होंने परमानेंट ही बोल दिया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ जब तक प्रधानमंत्री तब तक वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। भारत न कभी झुका है न कभी झुकेगा। आगे जो भारत की डेस्टिनी में बता दूं, भारत में मंगल की महादशा चल रही है। थोड़ा सा यहाँ पर आर्मी का इंटरफेयर बढ़ेगा, और जो थोड़ी बहुत आप आतंकवाद वैसी ये हाँ, आपने आर्मी बात कर दी, अभी चर्चा हो रही है। एक इन 2 सवाल में इंटरेस्टिंग है, ये श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भारत में ये लोग चलाते रहते हैं। अभी नेपाल आपने नाम लिया पाकिस्तान। हाँ, पाकिस्तान। अभी पाकिस्तान में बहुत जल्दी आप तख्ता पलट देखेंगे। अमेरिका के सपोर्ट से आसिम मुनीर बहुत जल्दी तख्ता पलट करेंगे और फिर से कंट्रोल। अमेरिका जो पाकिस्तान का जन्म ही ऐसी प्लानेटरी पोजीशन में हुआ है, वह तख्ता पलट ही होता रहेगा, तख्ता पलट होता रहेगा। स्थिर लोकतंत्र ना होना, कई पार्टों में डिवाइड होना। मैं बोल ही चुका हूँ, बलूचिस्तान में एक बार वो और डिवाइड होगा। आसिम मुनीर तो ऑलमोस्ट कंट्रोल कर चुका है।
और क्या चाहिए आसिम मुनीर को? वहां फील्ड पर मार्शल मिलिट्री शासन, मार्शल लॉ लगा देना पूरी तरीके से। वहां से फिर वो पहले ही स्टेटमेंट उल्टे सीधे देता रहता है कि हम तो खटारा ट्रक है, हाँ हाँ भारत मर्सिडीज है, हाँ हम टकराएंगे तो अब सोच लें किसका नुकसान होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा। तो तो मतलब आसिम मुनीर भारत के लिए परेशानी है। परेशानी ये आने के बाद भारत में फिर से आतंकवाद या जो युद्ध जैसी स्थितियां फिर से क्रिएट करेगा। अच्छा, तो भारत को भारत सतर्क की रहने जो की इस वर्ष की वर्ष कुंडली है वो भी हाँ। थोड़ा सा इन चीजों को इंडिकेट कर रही है। मंगल की दशा स्टार्ट हो चुकी है, मंगल आर्मी है, कमांडर है, इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। ये जो समय रहेगा थोड़ा सा आर्मी का प्रभाव ज्यादा रहेगा, लेकिन भारत में तख्ता पलट जैसी चीजें इसलिए नहीं हो सकती। भारत की जो कुंडली है वृषभ लगन की कुंडली है, अष्टक वर्ग में वहां बहुत अच्छे 47 पॉइंट्स है, मजबूत लोकतंत्र को दिखाता है। कभी भी यहाँ पर तख्ता पलट या अराजकता जैसी स्थिति नहीं होगी, तो भारत इस मामले में निश्चित। बिल्कुल, बिल्कुल लेकिन निश्चित आपने रहेगा। जो कहा कि कुछ ऐसी बातें हो सकती है, इसका मतलब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर इज कंटिन्यू, ऑपरेशन सिंदूर रहेगा। ये बिल्कुल रहेगा, हम इसको लगातार बता रहे हैं कि ये चलता रहेगा। आसिम मुनीर के आने के बाद और बढ़ेगा और धीमे धीमे देखिए पाकिस्तान के टुकड़े तो होने ही है। मोदी जी 3 काम करके जाएंगे, मैं सब जगह बोल चुका हूँ। सबसे पहले बलूचिस्तान को तो वो रिहा कर देंगे, इंडिपेंडेंट स्टेट या कंट्री बनवा देंगे। दूसरा जो यूनाइटेड नेशन का पाकिस्तान की कुंडली आपने देख ली है। हाँ, मतलब बलूचिस्तान गया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन हमारे जो पीओके भारत में आएगा, पीओके भारत में आप आएगा जरूर, लेकिन वहां से डिस्टर्बेंस पड़ेगा। आप 1.5 करोड़ अच्छा लेने की जरूरत नहीं है। कटमुल्ले लेके क्या करोगे अपने? हाँ, मैं तो सीधे से ये बोलूंगा जो आपकी, लेकिन हाँ भारत का अधिकार जमेगा, कश्मीर सेफ होगा। पाकिस्तान का जो भविष्य वो अच्छा नहीं है। मोदी जी जैसे मैंने बोला कि आपको जो यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल है यहाँ तक भारत को पहुंचा के जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, पावर के साथ। अच्छा जी, तो इस बार मतलब चाइना भी सपोर्ट कर देगा सिक्योरिटी काउंसिल में भारत को? चाइना को सपोर्ट करना वो तो वीटो करते रहता है हमेशा। हाँ, इन 5 के पास वीटो पावर है और इनमें से एक भी अगर वीटो लगा देगा तो वो काम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चाइना से दोस्ती ठीक हो रही है, इसका चाइना मतलब से रिश्ते सुधरने चाहिए और ठीक होने चाहिए, और ये शायद हमारा जो एशिया वाला पार्ट है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आखिरी सवाल, सबसे हॉट सवाल है पॉलिटिकली, अभी सबकी नजर जो है वो बिहार चुनाव पर है। जी, बंगाल पर भी बोल रही है, बंगाल पे भी है, बिहार और बंगाल पे है। तो इस दोनों में क्या होगा? नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। बिहार में ममता बनर्जी, बंगाल में मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनेंगी। नोट डाउन आज की डेट 17 सितंबर। कमाल, तो बहुत जबरदस्त बात, डायरेक्ट आपने कोई मौका ही नहीं दिया, नो लॉजिक, कोई लॉजिक नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली लॉजिक। दशाएं खत्म हो रही हैं, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। बीजेपी हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने। तो बीजेपी जीतेगी? बीजेपी की स्थिति आरजेडी से कम होगी, कमजोर होगी। बीजेपी कमजोर होगी के चांसेस बहुत कम है। बीजेपी इस बार अच्छा जो प्रदर्शन मुझे करते हुए दिख रही है, अगर हम कंपेयर करें बंगाल में, और बंगाल में मुझे लगता है कि वो सरकार बनाने की पूर्ण स्थिति में आ रही है। क्या बात कर रहे हैं जी, मतलब बंगाल में बीजेपी सरकार बना रही है जी। तो ये 27 लगभग 34 साल हो जाएगा, 27 साल फोर्थ टर्म हो जाएगा मेरे ख्याल से। किसका? ममता बनर्जी का फोर्थ टर्म नहीं, यहाँ पर जो टर्म इनका जो कंप्लीट हो रहा है आज खत्म है, ये चौथा टर्म है। ये एक्टिव पॉलिटिक्स से इनकी विदाई। 2 बड़े राजनीति के सितारे एक्टिव पॉलिटिक्स से जा रहे हैं और अपना लास्ट इलेक्शन लड़ रहे हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार। ममता बनर्जी तो कह रही है हम अभी देश में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए आपका एस्ट्रोलॉजी कह रहा है कि वो क्लोज हो जाए। अच्छा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे, लेकिन एनडीए सरकार में आएगी नहीं आएगी? स्थिति कठिन है बहुत। यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि जो आरजेडी है, तेजस्वी वाला पलड़ा, वो बहुत भारी है इस बार। अच्छा, और मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार गठन में, देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल नहीं, लेकिन अभी तो फीडबैक आ रहा है कि 10-10 हजार रुपए हर घर में महिलाओं को दिया जा रहा है, इतने अभी घोषणाएं हुई हैं, सड़कें बन रही हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते रहते हैं डेवलपमेंट। हमेशा चुनाव से 6 महीने साल भर पहले ऐसी सारी योजनाएं होती रहती हैं, लेकिन फिर भी हमने बहुत स्टेट में सरकार जाते हुए देखा इन योजनाओं। एक इंटरेंट वहां पर न्यू इंटरेंट है प्रशांत किशोर, मुझे लगता है उनका मैजिक बहुत ज्यादा चलेगा नहीं चलेगा। ये जो एक एक्सपेरिमेंट है वो जनता, प्रैक्टिकली भी बोलूं, उनके चार्ट से बोलूं, प्रैक्टिकली तो है कि अरविंद केजरीवाल के बाद से भारत की जनता अपने आप को ठगा हुआ समझती है। तो लेकिन बिहार में तो दिल्ली जैसी स्थिति नहीं है, बिहार में लोग, प्रशांत किशोर ना ही किंग बनेंगे और ना ही किंग मेकर की पोजीशन में आएंगे। अब 2-3 सीटें जीत के वो क्या कर लेंगे वो उनके ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा अंडर 5, 0 to 5 बस। प्रशांत किशोर, हाँ, इससे ज्यादा मुझे कोई किंग या किंग मेकर की भूमिका में आते हुए नहीं दिखते हैं। अभी मतलब आप अभी से कह रहे हैं प्रशांत किशोर को कि जो वो कह रहे थे कि रिजल्ट अगर आएगा तो फिर मैं अगला 5 साल वही करूंगा जो अभी कर रहा हूं, मतलब अभी से वो शुरू कर दें? बिल्कुल शुरू कर दें, अभी समय है
उनको राजनीति में आने में समय कम से कम 5 वर्ष तक। तो अभी उनका जो बहुत ज्यादा योगदान बिहार की पॉलिटिक्स या देश की पॉलिटिक्स में नहीं, तो उनकी कुंडली क्या करे, राजनीति में सफल होंगे भी नहीं होंगे, राजनीति या में फिर वो सफल एडवाइजर के रूप में नहीं, ठीक नहीं, थे? राजनीति में सफल होंगे, लेकिन अभी उसमें समय कम से कम 5 से 8 वर्ष का। ठीक है, जब सही दशा नहीं, अगर आपसे कोई पूछे कि उनको वापस आईपैक के तरफ लौट जाना चाहिए, अपनी कंपनी चलानी चाहिए और जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट का काम करते थे उसमें लौटना चाहिए, या राजनीति में स्वयं उतर करके देखना चाहिए? अगर मुझसे वो सवाल ये डायरेक्ट पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं उनको बोलूंगा आप बिल्कुल ठीक ट्रैक पे हो पॉलिटिक्स की तरफ, और ये आपकी मेहनत और आपका पुरुषार्थ एक दिन आपको एक लोकप्रिय जन नायक टाइप का नेता बनाएगा, और आप इसको कंटिन्यू करते रहिए। अभी इसमें समय आना लग रहा है, लगेगा, 5 वर्ष और मेहनत कीजिए, आने वाले समय में बिहार की पॉलिटिक्स में आपका नाम आएगा, चमकेगा। तो आप वापस मत जाइए। ये तो बहुत जबरदस्त बात कह दी आपने। लेकिन ये मोदी का जो प्रभाव है, मोदी फैक्टर बिहार में काम नहीं करेगा, आप ये कह रहे हैं? मुझे यहाँ पर इस बार बीजेपी की स्थिति बिहार में बहुत ज्यादा अच्छी और अगर योगी बिहार में चले जाएं, पूरा कैंपेन थाम ले, तो आप कह रहे हैं कि उनका तो कुंडली बहुत ठीक चल रहा है। उनकी कुंडली ठीक है उनके लिए, नीतीश के लिए ठीक नहीं है। कोई प्लानिटरी तो इसका मतलब नीतीश की कुंडली बीजेपी को लेके डूब रही है। गलत चेहरा चुना। देखिए, कहते हैं ना कि भैया जिसके साथ शादी हो रही कुंडली मैच कर लो। हाँ। कहते हैं जिसके साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो, हाँ। देख लो उसकी कुंडली में तो कोई नुकसान होने का योग नहीं है। हाँ। तो उन्होंने जो नेता चुना है उसकी कुंडली में ये तय है कि वो सत्ता से कहीं ना कहीं व्यक्ति को खुद भी दूर होंगे, और उनके साथ जो लोग जुड़े उनको भी सेटबैक ही लगेगा। अगर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नीतीश कुमार पर, आप ये कह रहे हैं? एस्ट्रोलॉजिकली मैं पॉलिटिकली कोई भी आंसर नहीं दे रहा हूँ, सारे रीजन एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि डेस्टिनी इस टाइम नीतीश कुमार को सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर वो और अच्छा कर सकते थे, अगर वो मुझसे पूछते थे कोई चीफ मिनिस्टर का नेम ही नहीं डिक्लेयर करते तो ज्यादा अच्छी पोजीशन में होती, लेकिन उन्होंने नेम डिक्लेयर कर रखा है कि अब बार बार कह रहे हैं कि हम उनके नेतृत्व में चुनाव बनेंगे सीएम, तो ये कहीं ना कहीं उनको डिसएडवांटेज है। देखिए, जिस व्यक्ति का समय समाप्त हो रहा हो, तेजस्वी की क्या पोजीशन होगी? तेजस्वी कुंडली इंपैक्टफुल है और अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है। डेफिनेटली वो बिहार के मुख्यमंत्री तो जरूर बनेंगे एक दिन, ऐसे उनकी कुंडली में कॉम्बिनेशन है, और इस बार वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं। मुझे लगता है अगर कोई बड़ी बात नहीं होगी तो सबसे बड़े दल के रूप में आपका आरजेडी आए इलेक्शंस में। बड़े दल के रूप में आए, लेकिन क्या मुख्यमंत्री बन जाएंगे? मुख्यमंत्री बनने के योग तो चल रहे हैं। मुझे लगता है कि एस्ट्रोलॉजी कह रही है बने ना बने वो अलग बात है। एस्ट्रोलॉजी तो कह रही है उनको बनना चाहिए, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बनना चाहिए। उनके साथ राजयोग और राजरोग दोनों एक साथ लगे हुए हैं। कोई ना कोई वो लीगल कॉम्प्लिकेशन में भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले या बाद में। कोई ना कोई उनको लीगल कॉम्प्लिकेशन मतलब जेल चले जाएंगे, जेल यात्रा, जेल यात्रा ऐसे भी कॉम्बिनेशन उनकी कुंडली में है, कुंडली में है, जेल यात्रा है, जेल यात्रा है, और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी है। मुख्यमंत्री की कुर्सी, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी वो पहले पाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जेल यात्रा का योग बनना चाहिए। अब वो चाहे जिस केस, फिर उसके बाद क्या होगा? आरजेडी का किसी और को बनाएंगे, लेकिन आरजेडी सत्ता में रहेगी। आरजेडी को सत्ता में रहना चाहिए इस टाइम। देखिए, बिना बायस्ड हुए केवल ये देखिए कहां पर अच्छा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो जो पलड़ा भारी है वो आरजेडी तेजस्वी का भारी। यहाँ पर वो नीतीश मोदी जी किसी को भी आप ले आए उनको ओवरकम कर रहे हैं। मतलब मोदी का करिश्मा नहीं चल रहा है, आप ये कह रहे हैं बिहार में? आप इसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं। मैं तो ये कहूंगा बार बार कि नीतीश जी का प्लानिटरी पोजीशन साथ नहीं दे रही। बंगाल में मोदी का करिश्मा चलेगा? बंगाल में मोदी का करिश्मा चलना चाहिए। बीजेपी की वहां पर अगर हम कुंडली देखें उस टाइम में बदल रही है, चेंज हो रही है काफी चीजें, जब मार्च अप्रैल के आसपास चीजें और ट्रांजेक्शंस बदल रहे हैं तो, और ममता बनर्जी की कुंडली बहुत वीक हो रही है। अब वहां पर दो ही ऑप्शन है, या तो बीजेपी आए सत्ता में स्ट्रांगली, या ममता बनर्जी। ममता बनर्जी मुझे लग रहा है कि काफी नीचे जा रही है, हो सकता है कि वो खुद का भी इलेक्शन हार जाए जहां से वो लड़ रही हो। अच्छा। और उनकी पार्टी तो निश्चित रूप से सरकार में किसी भी कॉम्बिनेशन में रिपीट नहीं होगी। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति फरवरी मार्च से ठीक हो रही है। तो अगर बिहार का इलेक्शन फरवरी मार्च में हो जाता तो क्या अच्छा हो जाता? पूछ लेते तो मैं बोल देता उनको, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं है। अच्छा। प्लस देखिए, जहां पर इलेक्शन अगर पोस्टपोन हो जाता बिहार का इलेक्शन, फरवरी मार्च में हो जाता, फरवरी मार्च 26 की बात वहां पर भी एक आपका ये सब्जेक्ट तो रहेगा ना कि आप फेस तो नहीं बदल रहे ना, जिस फेस में डिफेम लिखा ही है। मतलब नीतीश कुमार को अगर ये कह देते कि नीतीश कुमार बहुत ज्यादा अगर वो भी नहीं कर सकते, तो अगर नीतीश कुमार का जो चेहरा यूज कर रहे हैं वो इनको नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वहां से डेस्टिनी प्रॉमिस कर रही है कि ये सत्ता में नहीं आ रहे। जब वो सत्ता में नहीं आ रहे तो आसपास की जो चीजें वो भी कहीं ना कहीं डाउन जाएंगी। तो बहुत बड़ी चुनौती आपने ले ली है। तो बिहार चुनाव का रिजल्ट अभी 19 नवंबर को आ जाएगा। 19 नवंबर को आ जाएगा, 2 महीने बाद आ जाएगा।
तो फिर हम देखिए ऐसी प्रिडिक्शन आपको बुलाना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल ऐसी प्रिडिक्शन देते टाइम हमेशा चुनौती तो होती है, लेकिन देनी चाहिए। और मेरे हिसाब से इसी में एस्ट्रोलॉजी है कि आप ठीक सटीक बात करें, इधर उधर की बात ना कर, यूं बता नहीं, कारवा पॉलिटिक्स कौन में तो उड़ा। आपने आज बहुत बड़े बड़े बॉम्बसेल आपके तरफ से आए हैं। एक तो मोदी 27 के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, फिर आप कह रहे हैं कि योगी प्रधानमंत्री बनेंगे और देश के सबसे लंबे लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर होंगे। तीसरी बात आपने कही कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री इस बार नहीं बनेंगे। चौथी बार आपने कही कि ममता बनर्जी सरकार नहीं बनाएगी और वो भी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी बंगाल में। जी बीजेपी की सरकार बिल्कुल बनेगी। और पांचवी बात आपने कही कि मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे बिल्कुल बनेंगे और सेफ एग्जिट होगा इनका, सिर्फ ग्रेसफुल एग्जिट होगा, ग्रेसफुल एग्जिट। ग्रेसफुल एग्जिट होगा। और छठी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही आपने कि अमित शाह प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अमित शाह को स्वास्थ्य संबंधी काफी दिक्कतें आने वाले समय में इंडिकेटेड है। अच्छा मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे, जहां पर भी रहे। अच्छा अपने स्वास्थ्य पर उनको ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। अच्छा, चलिए मैं भी कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहें। बहुत बड़ी बड़ी बात पॉलिटिक्स में की और खास तौर से एसएसआर वॉरियर के लिए जो आपने की है बहुत शानदार रही है। बहुत लंबी बातचीत अंकित जी आपसे हमने की। मैं उम्मीद करता हूं नवंबर से पहले आपको फिर बुलाऊं। 19 नवंबर के बाद तो जरूर बुलाऊंगा, क्योंकि बिहार चुनाव के बाद तो आपको आना पड़ेगा। देश के दर्शकों को जवाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित अग्निहोत्री जी क्यूबाइब स्टूडियो आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं उन सभी को धन्यवाद। और आखिर में मैं ये कहता हूँ कि कुछ मेरे से बोलने में कहने में गलती हुई तो मुझे माफ करें। और मैं सभी के लिए प्रार्थना करूंगा जो सुन रहे हैं, ईश्वर सभी को यशस्वी दीर्घायु और उनका पुण्य प्रताप हर दिशा में फैले। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू।